हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट निकट ही है और एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए किसी को नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम्स 15 से 20 दिन में आपका कंफर्म हो जाएगा डेट। तो हम लोग फर्स्ट पेपर को क्या करते हैं एकदम तरीके से, और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जितना आपको अभी आज क्लास में बताऊँगा वो पूरा आपको याद हो जाए, और ये पूरा ही है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ है भी नहीं, आप ये मानिए। जितना मैं आपको आज करवाऊंगा उससे आपके लघुत्तरी अति लघुत्तरी जो भी प्रश्न बनने हैं वो सारे इसी से बन जाएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी मिलेंगे, वरना उसकी मैं अलग से क्लास एमसीक्यू की पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? तो जल्दी से एक बार बोलेंगे कि क्या स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, और पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैं एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, फालतू की बातें हम लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। शैक्षिक मापन के स्तर आपसे पूछे जाएंगे। अब ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि शैक्षिक मापन के स्तर बताओ, ध्यान से सुनना, और दूसरा बोला जाएगा एसएस स्टीवेंस के अकॉर्डिंग के अनुसार शैक्षिक मापन के कौन कौन से स्तर बताए गए हैं। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, एक नामित होता है, एक क्रमित होता है, एक आंतरित होता है और एक अनुपातिक होता है। कहीं कहीं पर इसी आंतरित वाले को अंतराल भी बोल देते हैं, ठीक है, इसे अंतराल के सेंस में भी बोल देते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नामित का एग्जाम्पल एक बता दो, या क्रमित क्या है, या आंतरित क्या है, या अंतरालिक या आंतरिक क्या है, या फिर पूछा जाए कि बताओ अनुपातिक क्या है, तो आप बोलोगे भैया नामित का मतलब, अगर हम डायरेक्ट बोलें कि क्लास में सौम्या नाम की लड़की है और ये सौम्या जो है वो क्लास में फर्स्ट आई है, तो जब मैंने डायरेक्ट सौम्या को डायरेक्ट पुरुष बोल दिया कि पुरुष इंसान जो है वो फर्स्ट आया है, कोई पुरुष है जो फर्स्ट आया है, या मैंने बोला कोई स्त्री है जिसने टॉप किया है, तो स्त्री पुरुष लिंग के हिसाब से बोलें, अंक के हिसाब से बोलें, शब्द के हिसाब से बोलें, नाम के हिसाब से बोलें, तो हम उसे डायरेक्ट नामित बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नामित बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। अब देखो, अगर नामित समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे क्रमित। क्रमित का मतलब ये क्रम, यानी हम बोले कि क्लास में उच्चतम स्थान किसका आया। कौन सा भैया स्थान पूछ रहे हैं? उच्चतम स्थान किसका आया। हमने बोला भैया क्लास में फर्स्ट कौन आया है। क्या बोला? क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, टॉप किसने किया। तो तुम देख रहे होगे ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से हमें क्रम दिखाएंगी कि भैया फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। तो ये हमें क्या दिखाई पड़ेगा? इससे क्रम दिखाई पड़ेगा, एक रैंक दिखाई पड़ेगी। क्या दिखेगी भैया? रैंक दिखेगी। और रैंक को ही हिंदी में हम क्रम बोलते हैं, तो क्रमित वाला ऐसे याद रखोगे, बढ़िया तरीके से याद रहेगा। एक बार बोलो कि हाँ समझ में भैया आ गई है बात। अगर ध्यान से सुनना, आपसे आंतरित पूछा जाता है तो आंतरित को मैंने अंतराल इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में यहाँ पे सिंपलिसिटी रहे। देखो भैया कैसे सिंपल आप समझ सकते हैं। अंतराल का मतलब होता है अगर किसी के नंबर आ गए 40 और एक इसके दोस्त के नंबर आ गए 45, एक दोस्त के नंबर आ गए हैं भैया, आप बोल सकते हो कितने, आप बोलोगे भैया एक दोस्त के नंबर आ गए हैं 48, एक दोस्त के नंबर आ गए हैं 42 और एक के नंबर आ गए हैं 44। तो हम ये ना बोल करके कि भैया शशांक के इतने आए हैं, अभिषेक के इतने आए हैं, अनुराग के इतने आए हैं, सत्यम कितने हैं, दिव्यांशु कितने हैं, ये चीज़ें ना बोल करके हम डायरेक्ट भैया ये बोल सकते हैं कि इस क्लास में एक ये वाला ग्रुप, मान लो कोई एक ग्रुप है जिस ग्रुप के नंबर 40 से लेकर के 50 के बीच में है, और ये अंतराल ही हमारा दिखाएगा शशांक को भी, अभिषेक को भी, ठीक है, अभिनव को भी, और मेरे भाई जो है सत्यम को भी, और दिव्यांशु को भी। तो इन सबको हमारा यही नंबर दिखाने लगेगा। यानी एक अंतराल में हम सारी चीज़ों को जब दिखाते हैं तो उसे हम आंतरिक क्रम बोलते हैं, आंतरिक जो है मापन बोलते हैं। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, हाँ या ना? बोलोगे भैया बढ़िया, ये समझ में आ गया। अब जो है चौथा वाला जो बचा है अनुपातिक, वो और बता दो। तो मैंने कहा अनुपातिक का मतलब ही होता है कि जब हम दो लोगों में अनुपात में चीज़ें बताएं, जैसे हम लंबाई बताते हैं। हमने कहा सुधीर जो है, सुधीर की हाइट जो है भैया वो मीना की हाइट से, हमने कहा इसकी मान लो 25 सेंटीमीटर है, जो भी मान लो, सेंटीमीटर में तो नहीं होगी लेकिन हम ऐसे एक एग्जांपल आपको देना है। हमने कहा 25 सेंटीमीटर, इसकी 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अनुपातिक रूप में दिखाते हैं। तो हम लंबाई दिखा सकते हैं, दूरी दिखा सकते हैं और भार दिखा सकते हैं कि तुम्हारा इतना केजी, इसका इतना केजी। बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे एक बार। बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है। चाहे नामित पूछा जाए, चाहे क्रमित पूछा जाए, चाहे अंतरित पूछा जाए या अंतराल वाला पूछा जाए, और चाहे अनुपातिक पूछा जाए, हम इस प्रश्न का आंसर 100% सही करेंगे कि शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से हैं, या फिर पूछा जाए एसएस स्टीवेंस के हिसाब से शैक्षिक मापन के कौन कौन से स्तर बताए गए। एक बार जल्दी से मेरे साथ सपोर्ट करके बताते चलेंगे भैया कि बात समझ में आ गई, हाँ या ना?
थोड़ी सी क्लास आपको लंबी लग सकती है, पर इस क्लास के बाद आपको कुछ देखना नहीं है। इस बात को दिमाग में रखने के बाद इस क्लास को देखो मन से, ठीक है ना। अगला आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक मापन जो है इस कितने प्रकार का होता है। शैक्षिक मापन तो यहाँ पे गुणात्मक और वो सब मत लिख के चले आना, ठीक है ना। गुणात्मक मात्रात्मक वो अलग चीज़ है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है शैक्षिक मापन के प्रकार। आप बोलोगे शैक्षिक मापन मुख्यतः मेरे भाई हम 3 तरीके के पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं सामान्यीकृत मापन, एक हम पढ़ते हैं निरपेक्ष मापन, और एक हम पढ़ते हैं इप्सेटिव मापन। इप्सेटिव या इप्सेंटिव बोल सकते हो, ठीक है। अब आप ये समझो कि भैया ये मापन जो होते हैं इनके हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। इसके आगे आपसे क्वेश्चन क्या और बन सकता है मैं ये भी बता दूं आपको। सामान्यीकृत मापन हो गया, मानसिक और गुण को नापने के लिए, मानसिकता और गुण को नापने के लिए करते हैं। निरपेक्ष मापन में हम भौतिक मापन बोलते हैं, इसे भौतिक मापन की तरह इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इंसेप्टिव मापन जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँ, उसमें से बोला जाए कि आप एक ही चूज कर सकते हो और उसको क्रम से लगाओ। उसको क्रम से लगाओ कि फर्स्ट प्रायोरिटी ए की है, फिर बी की है, फिर सी की है और फिर डी की है। एक को ही आप चुन सकते हो। तो इस तरीके का जो मापन होता है वो मेरे भाई किसके अंतर्गत आ जाता है? आप बोलोगे भैया यही वाला मापन जो हमारा है ये हमारा इप्सेटिव मापन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें हमारे पास फोर्स्ड चॉइस होती है। फोर्स्ड चॉइस का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास एक दबाव भी रहता है कि हम किसी ऑप्शन को 2 बार थोड़ी ना सिलेक्ट कर लेंगे भाई, एक बार ही कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इप्सेटिव मापन का जनक किसे कहा जाता है तो रेमंड कैटल ने इसका नाम दिया। रेमंड कैटल को याद रखना है आपको, हो सकता है MCQ फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए। पूछा जाएगा वरीयता हमें सेट करनी पड़ती है कि पहले ए हो सकता है, फिर बी हो सकता है भैया, फिर सी हो सकता है, फिर डी हो सकता है। तो एक क्रम सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर ए एक बार कर लिया तो ये नहीं कि आपने बोला भैया ए हो सकता है, फिर ए हो सकता है, फिर बी, ये सब नहीं कर सकते हो। एक बार में ही आपको एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे होंगे, उनके हिसाब से आपको इसे वरीयता देनी है और सेट करना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में भैया बात जो है मेरे आ गई है। चलिए, अगर अब हमसे बात की जाए यहाँ पे मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन के बारे में समझिएगा भैया क्या है। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मूल्य और दूसरा शब्द है अंकन। किससे किससे मिलकर बना है? पहला शब्द है मूल्य और दूसरा शब्द है अंकन। मूल्यांकन की सहायता से हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी विषय के गुण और दोषों का विवेचन करते हैं या गुण और दोषों की विवेचना करते हैं और फिर वास्तविक मूल्य का निर्धारण करते हैं। फिर वास्तविक मूल्य का निर्धारण करते हैं। आप भैया सिंपल सा लिखोगे कि मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक शब्द हो गया मूल्य और दूसरा शब्द हो गया अंकन। क्या हो गया भैया? अंकन। यानी उसके गुणधर्म मूल्यों का अंकन करना, वास्तविक मूल्य में लिखना उसके गुणों को। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं भैया, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी विषय के जो गुण या दोष होते हैं उनका विवेचना करेंगे और फिर उनको वास्तविक मूल्य का रूप दे करके निर्धारित करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बोलो एक बार। यहीं साथ में याद रखिएगा, आप भी आगे जब भैया पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध, जब आप आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध, तो जो उसके उपकरण होते हैं, उसके उपकरण मेरे भाई हम लोग 7 तरीके के उपकरण पढ़ेंगे। कितने तरीके के? 7 तरीके के उपकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम अवलोकन पढ़ेंगे, साक्षात्कार पढ़ेंगे, ठीक है। और बोलेंगे भैया उसमें हम लोग मतलब 7 तरीके के और अन्य प्रश्नीकरण होता है, तो वो सारी चीज़ें प्रश्नावली, और साथ ही साथ उसमें एक निर्धारण मापन भी होता है, वो भी प्रयोग करेंगे। और एक हमारा संचयी अभिलेख होता है, उसका भी प्रयोग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे देखो भैया, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक दे सकते हो आप। सिंपल तो बोलोगे भैया मूल्यांकन व्यापक और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन क्या होती है? व्यापक और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जबकि मापन आपसे अगर पूछी जाती है तो मापन जो होती है ये एक सीमित अभिक्रिया होती है। एक सीमित शब्द होता है। कैसा होता है? सीमित अभिक्रिया या क्रिया है भैया, सीमित अभिक्रिया या क्रिया है। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया, अगर हमसे कोई पूछता है कि एक शब्द में मापन और मूल्यांकन में अंतर बताओ, तो आप बोलोगे भैया मापन जो होती है वो तो एक सीमित क्रिया होती है, मूल्यांकन एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि मापन जो होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मापन हमको सिर्फ ये बताता है कि वस्तु कैसी है, ठीक है, और मूल्यांकन हमें बताता है कि वो कितनी अच्छी है। मूल्यांकन हमें बताता है कि उसके गुण में क्या अच्छाई है, कैसी है और अच्छी कितनी है, ये वाला जो है मूल्यांकन बताएगा। तो सिर्फ वस्तु कैसी है
ये बताना तो मापन का काम है, लेकिन वो अच्छी है या बुरी है, कैसी है, ये बताना मूल्यांकन का काम है। ये हमें एक डेफिनेशन देने वाले लोग हैं जिनका नाम है रेमर्स और शायद उनका नाम क्या मिलता है भैया, मुझे इनका भी नाम जो है मैं पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 2 लोग हैं, तो मैं इनका भी आपको नाम थोड़ी देर में भैया कंफर्म करके बताता हूँ। ओके, चलेगा, आगे आ जाइए मेरे भाई। अब ये मत सोचना कि भूल कैसे गए, भूल जाते हैं भाई, इंसान ही है। देखो, बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के बारे में एक डेफिनीशन है मेरे भाई। क्या है? डेफिनीशन है। डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिक आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मूल्यांकन की परिभाषा किसी वैज्ञानिक के अनुसार क्या है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि ऊपर आपको स्टेटमेंट को दे दिया जाएगा और नीचे आपसे पूछेगा बताओ कि ये वाली जो डेफिनीशन है ये डाडेकर ने लिखी कि रास ने लिखी कि फ्रॉबेल ने लिखी कि किसने लिखी। इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे डाडेकर ने लिखी, तो इस वजह से डाडेकर की डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से भैया आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी तरीके की कोई समस्या, डाडेकर की डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए बताऊं क्या भैया, चलिए देखिए भाई, अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है डाडेकर ने क्या बोला, डाडेकर बोलते हैं कि मूल्यांकन हमें ये बताता है, मूल्यांकन एक्चुअल में हमें ये बताता है कि जो बालक है उसमें किस सीमा तक का और किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। एक बालक है, ये बालक एक खड़ा है, ध्यान से सुनना, और डाडेकर बोलते हैं कि ये मूल्यांकन जो होता है ये हमें ये बताता है कि इस बालक ने, ये जो बालक खड़ा है, ये बालक, इस बालक ने किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। डाडेकर बोलते हैं कि जो बालक है, ये जो बालक है, इसने किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। याद हो गया, डाडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक के और किन उद्देश्यों को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। जल्दी से एक बार बोलोगे कि भैया बढ़िया तरीके से एकदम कंफर्म वाली बात समझ में आ गई है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात जितनी अभी तक बताई आपको समझ में आ गई, हाँ या ना। तो बोलोगे बढ़िया भैया इतनी बात एकदम कंफर्म तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमसे यहाँ पे देखो मूल्यांकन वाली बातें हो गई, अब मापन की बात पूछी जाएगी। किसकी बात पूछी जाएगी? मापन की बात पूछी जाएगी। मापन की डेफिनीशन अकॉर्डिंग टू किसी मनोवैज्ञानिक के। या सिंपल सी एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाता है कि मापन को परिभाषा बताइए, मापन क्या है, ऐसा कुछ पूछा जाता है और आप अगर वहाँ पे किसी वैज्ञानिक के अनुसार बता देते हो वो चीज़ को, तो बिल्कुल भी वो गलत नहीं माना जाएगा। इस बात को भैया बढ़िया तरीके से याद रखिएगा कि बिल्कुल भी उसे गलत नहीं माना जाता है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए मापन क्या है, तो एक तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एस स्टीवेंस के अनुसार। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, ध्यान से याद रखिएगा। जैसे डाडेकर वाली थी वैसे ही पूछा जा सकता है। मापन जो होता है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। हमने कहा मापन जो होता है वो कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनको स्वीकार करने के बाद जो वस्तु होती है उसको अंक प्रदान कर देते हैं। जैसे एक नियम हमने बनाया कि इस एग्ज़ाम में अगर इतने क्वेश्चन किसी ने कर दिए तो उसको इतने अंक मिलेंगे, तो हमने उसने किसी बच्चे ने उतने प्रश्न कर दिए, मैंने उसको उतने नंबर दे दिए, तो वो जो नंबर मैंने उसको दिए हैं वो मापन है। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी से बोलो एक बार। अच्छा, मापन की एक परिभाषा और याद रखना, मापन की एक परिभाषा और याद रखना, लेकिन हो सकता है अगर आप ये भूल जाओ तो आप वो लग सकते हो कि भैया मापन जो है वो मूल्यांकन का एक भाग होता है। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग होता है भैया, यहाँ नहीं चल रहा है ये। मूल्यांकन का ही एक भाग होता है जो प्रतिशत, आप इसको हिंदी में लिखिएगा, प्रतिशत, मात्रा, अंक या अंकों, सब कॉमा लगा के, या माध्यांक एवं मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि भैया मापन मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। इसे हम प्रतिशत के द्वारा, मात्रा के द्वारा, अंकों के द्वारा, मध्यांक के द्वारा या मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से बोलो एक बार, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, एक साथ बोलेंगे जल्दी से कि क्या इतनी बात जितनी मैंने बताई वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अगर आपसे कोई बोलता है भैया कि हाँ हाँ ठीक है, देखो एक ने पूछा है कि अगर भैया मूल्यांकन की डेफिनेशन भी हमसे पूछा जाए, तो देखो ये लिखवाया तो है मैंने कि मूल्यांकन जो होता है व्यापक और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये डेफिनेशन मैंने अपने मन से बनाई है क्या? नहीं भैया, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर व्यापक शब्द हटा दिया जाए, मूल्यांकन जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात आपको NCERT के अकॉर्डिंग बताई गई है। NCERT के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है भैया, ये मैंने अपने मन से थोड़ी ना बनाई है यार। मन से कैसे बना दूंगा मैं? बात समझ में आ गई? मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसके अकॉर्डिंग है ये बात? तो बोलोगे भैया ये बात हम लोग समझ गए हैं किसके अकॉर्डिंग है। ये बात है NCERT के अनुसार। इसके अकॉर्डिंग? NCERT के अनुसार, ठीक है। पूछ रहा है कि वो वैज्ञानिक का नाम याद आया। देखो मैं बताऊँ, उस वैज्ञानिक का नाम मुझे याद आ गया। उसका नाम था रेमर्स एंड, मुझे रेमर्स याद था, वो आगे वाला नहीं आता, रेमर्स और गेज है उसका नाम। ये दो वैज्ञानिक है, रेमर्स और गेज। तो इन लोगों ने क्या बताया था? इन लोगों ने भैया सिंपल से बताया कि मापन से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कोई वस्तु कितनी है। हमें पता चल जाएगा कोई वस्तु कितनी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है, यानी कैसी है। कैसी का पता हमें तभी चलेगा जब मूल्यांकन करेंगे। मापन से सिर्फ इतना बता देंगे कि कितनी है। तुम्हारे नंबर कितने हैं? 40 है 100 में, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे नंबर 40, 100 में से 40 आए, 100 में से 40 आए, तो मैं सिर्फ ये जान पाया कि तुम्हारे नंबर कितने आए। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 100 में से नंबर जो है तुम्हारे वो 80 आए, तो अभी भी मैं सिर्फ ये जान पाऊँगा नंबर कितने आए। लेकिन अब ये 80 डिसाइड ये भी करेगा मूल्यांकन जब मैं आपका करूँगा कि कैसी, मतलब अच्छी पोजीशन है आपकी। कैसी पोजीशन है? अच्छी पोजीशन है। तो बात समझ में आ गई। तो मापन हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान के जो गुण हैं वो कितने हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मूल्यांकन क्या करता है, तो वो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में वो वस्तु जो है वो कितनी अच्छी है। कंफर्म बात एकदम समझ में आ गई, हाँ या ना? बढ़िया तरीके से भैया। 7वां क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। लिखा है कि मापन और मूल्यांकन की विशेषताएं स्वयं से आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दी हैं, अन्यथा आप खुद से भी लिख सकते हैं कि एक तो उद्देश्यपूर्ण और क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, दोनों में लिख सकते हो आप ये। छात्र के विषय का ज्ञान स्तर ज्ञात हो जाता है कि छात्र को कितनी चीज़ों के बारे में ज्ञान है, यानी उसके सीमा का जो स्तर है उसका पता कैसे चलता है। अकॉर्डिंग टू डाडेकर, डाडेकर ने ये बात बोली थी, याद रखिएगा ये चिन्ह। किसी लड़के के सीमा के स्तर का पता कैसे चल जाता है हमको, आप बोलोगे वो हमें पता चल जाता है मूल्यांकन के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू डाडेकर भी आप याद रखेंगे। आगे देखो भैया तीसरा क्वेश्चन, भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन भविष्यवाणी याद रखिएगा आप मूल्यांकन के अनुसार कर सकते हैं, मापन के अनुसार नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन के अनुसार भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, निदानात्मकता में सहायता प्रदान होती है, दोनों से ही प्रदान हो जाती है। निदानात्मक में उनकी कमियों का पता दोनों से ही चल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद उपचारात्मक व्यवस्था हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। उपचारात्मक व्यवस्था इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। आगे देखो भैया, रुकावट व कमियों को साधारणतया ज्ञात किया जा सकता है। हम लोगों को वही, मतलब निदानात्मकता ही पता चलती है ना कि कहाँ उसको रुकावट हो रही, क्या उसमें कमियाँ हैं, इनके बारे में हमें आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल है, आप खुद से भी लिख सकते हो। उद्देश्य जैसे आपसे पूछा तो मैंने लिख दिया, देखो कि स्वयं लिखें। या आप खुद भी लिख सकते हो भैया कि पढ़ने में आपको अधिगम सीखने की जो प्रेरणा प्रदान होती है, कि हम और सीखेंगे जब आपको अच्छा मूल्यांकन आपका होता है, अच्छे नंबर आते हैं, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अधिगम की उन्नति में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। अगर कुछ गलती है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको सही करूँगा कि भैया ये चीज़ ऐसी हो सकती थी, ठीक है। शिक्षण की प्रभावशाली विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया नंबर का, मुझे पता चला यार ऐसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा, या फिर इसको मैं डिटेल्ड पढ़ाऊँगा, या फिर इसको मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, लैंग्वेज देसी करके पढ़ाऊँगा, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में फिर आएगा। तो उसी प्रकार से शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करेंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे, जो परीक्षा प्रणाली है। और आपको एक बात और याद रखना है, एक शब्द बहुत पूछा जाता है, विश्वसनीयता, ठीक है ना।
भैया ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, विश्वसनीयता से क्या मतलब होता है। विश्वसनीयता एक तरीके का ऐसा प्रश्न पत्र आप मानो कि जिसमें आपका जब जब वो प्रश्न पत्र होगा, जैसे मैंने मान लिया कि भैया जेई का है, ठीक है ना, तो जेई में से अब तो भाई फुल में फुल ले आते हैं, लेकिन एक समय ये ऐसा था कि जेई में आपके कंफर्म होते भाई कि नंबर जो है 70% नंबर आ रहे हैं केवल बच्चों के, हर बार जितने बार पेपर हो रहा। तो एक ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें बार बार परीक्षा देने पर, या एक ऐसी परीक्षा जिसमें बार बार परीक्षा देने पर बराबर ही अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विश्वसनीयता उस प्रमाण पत्र, उसकी प्रश्न पत्र की या फिर उस एग्ज़ाम की। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। आगे भैया अगर हम बात करें, प्रत्येक विद्यार्थी के रुकावट और समस्या का निदान, ये मैंने आपको उसमें भी बताया, आवश्यकता और महत्व दोनों में ही प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य आपसे पूछा जाए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का भैया उद्देश्य बताओ, तो इसके उद्देश्य हम 3 बताते हैं। कितने बताते हैं? 3। पहला हम बताते हैं कि शिक्षण उद्देश्य है इसका, दूसरा बताते हैं इसका कि व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा होता है अधिगम क्रियाएं। किसकी भैया? शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार और अधिगम क्रियाएं। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बढ़िया तरीके से। डॉक्टर पटेल का नाम आप याद रख सकते हो, उनके अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर पटेल भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो लिखोगे, अदरवाइज अपने तरफ से ये चीज़ें नहीं लिखोगे। देखो भैया, मूल्यांकन के क्षेत्र को अगर बताइए आपसे कोई पूछता है तो आप लिखोगे भैया मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो सिंपल सा किस तरीके से विभाजित है। देखो, मूल्यांकन के क्षेत्र में पहले नंबर पे शिक्षण है, दूसरे नंबर पे प्रशासन है, तीसरे नंबर पे निर्देशन या परामर्श हो गया, चौथे नंबर पे भविष्य कथन हो गया। हम भविष्य के कथन तब बोल पाएंगे जब पहले हम शिक्षण कराएंगे, फिर हम प्रशासन अच्छा रखेंगे, फिर हम निर्देशन देखेंगे, परामर्श देंगे, देन हम भविष्य की भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। तो शिक्षण का क्षेत्र अगर हम देखें नंबर 1 पे, तो शिक्षण का क्षेत्र भैया सिंपल सा है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण की विधि बढ़िया होती है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होता है। ये तो देखो सिंपल सा याद कर सकते हो। शिक्षण हम जब करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं किसी को, क्या क्या चाहिए? एक तो पाठ्यक्रम, सिलेबस चाहिए। सिलेबस के बाद उस सिलेबस को याद कैसे कराना, वो एक ट्रिक जो हम बोलते हैं शिक्षण विधि, वो चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद भैया ये रेगुलर होनी चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। और अगले नंबर पे भैया एक शिक्षक अच्छा चाहिए, अनुभवी शिक्षक जिसको सब पता है, ठीक है, स्किल्ड होना चाहिए, ये प्रशिक्षित होना चाहिए। और भैया यहाँ पे शिक्षार्थी होना चाहिए, पढ़ने वाला, ठीक है, बस बात खत्म। शिक्षण इतनी चाहिए। प्रशासन का क्षेत्र अगर हम देखें तो प्रशासन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा यहाँ पे घूम रहा है, लंच हुआ और ये यहाँ पे घूम रहा है, और स्टूडेंट भाई सब बह के घूम रहे हैं, ये इसको गरिया आ रहा है यहीं पे, मार इनकी जुटौआ लड़ाई वड़ाई हो गई, ठीक है, एक दूसरे को उठा के पटक दिया, ये अलग चल रहा है इनका। तो भैया शैक्षिक नीति का निर्धारण होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई होगी, वर्गीकरण और व्यवस्थापन होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए कि ये सेक्शन यहाँ है, ये सेक्शन यहाँ, एक बच्चा यहाँ बी में बैठा है, इससे बातें कर रहा है, हो गई पढ़ाई फिर तो। परीक्षा का मूल्यांकन सही से होना चाहिए, प्रमाण पत्रों का वितरण सही से होना चाहिए, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और छात्रों का चयन सही तरीके से करना चाहिए। यानी इससे पहले एक एंट्रेंस जरूर होना चाहिए। एंट्रेंस से बच्चा जो आएगा वो छट के आएगा, बढ़िया वाला, ठीक है। जो गाली देता है वो पेपर में ही यहीं फेल हो जाएगा, अंदर पहुँचेगा नहीं। तो बात तुम्हें समझ में? अच्छा, आईआईटी में आप सोचते हो सारे अच्छे बच्चे, सारे अच्छे इसीलिए ना क्योंकि वो एग्ज़ाम दे के पास होके गए हैं, इसे थोड़ी भर लिए गए हैं कि फ़ीस की वजह से किसी को भी उठा के भर लिया। तो ये भी तो देखो बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं। अगला भैया देखेंगे, अगर हम परामर्श व निर्देशन की बात करें तो विषय का चयन संबंधी परामर्श हो सकता है, निदानात्मक कार्य हेतु परामर्श हो सकता है, शिक्षण प्रशासन दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श हो सकता है। परामर्श किस तरीके के होते हैं? कोई विषय वस्तु संबंधी परामर्श आपसे कर सकते हैं कि सर ये सिलेबस में जो बुक है, ये वाली बुक जो है हमारे काम की है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली कम अच्छी है, तो पहले इसे ख़त्म करा सकते हैं, फिर इसे बाद में पढ़ते हैं। प्रायिकता अपने हिसाब से दे सकते हैं। निदानात्मक कार्य की अगर आप बात करते हो तो उस पर भी भैया कि अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही तो वो चीज़ों का निदान हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें 3rd नंबर की, तो शैक्षिक प्रशासन दक्षता बढ़ाने हेतु, यानी जो शिक्षक का प्रशासन दक्षता है उसे बढ़ाने के लिए भी परामर्श कर सकते हैं कि सर जो टीचर हैं इनका थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है इनका, तो थोड़ा बढ़िया वाले टीचर अगर हो सके तो बदल दीजिए, क्लास में इनको ये वाला सब्जेक्ट दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। भविष्य कथन सिंपल सा है कि छात्र की दृष्टि और शिक्षक दोनों की दृष्टि से भविष्य कथन हो सकता है। छात्र को खुद भी पता चल जाता है। पहले देखो छात्र की दृष्टि से कि उसकी रुचि क्या है। अब मान लो कि स्टूडेंट है वो आर्ट में स्पेशलिस्ट है, आपने उसको मैथ दिला दी, अब तुमने ये क्या किया, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। ना वो इसका रहा ना इसका तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका नहीं रहा, इसका तो वो था पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रेकअप और यहाँ पैचअप की उम्मीद होने की चांस नहीं, क्योंकि तो शादीशुदा सब्जेक्ट हो गया।
तो यहाँ से छात्र दृष्टि की अगर बात करते हैं तो उसकी रुचि क्या है, ये बात ध्यान रखनी है। और शिक्षक दृष्टि से बात करते हैं तो शिक्षण में नए आयामों का विकास कैसे किया जाए, किस तरीके से और बढ़िया पढ़ाया जा सकता है, शिक्षक को ये देखना है। और छात्र दृष्टि से कि उसकी रुचि किस में है, उस पर उसे ध्यान देना है। बात समझ में आ गई। मूल्यांकन और मापन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो महत्व और आवश्यकता हो गई, या ये स्वयं से हम बनाकर लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने ऊपर करवा दी है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखो यहाँ पूछा जाता है कि मापन और मूल्यांकन में समानताएं कौन सी हैं, कौन कौन सी समानताएं हैं दोनों में। तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही शैक्षिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग हैं, दोनों ही अंग हैं किसके, शैक्षिक प्रक्रिया के, यानी शिक्षण प्रक्रिया के। दोनों का ही लक्ष्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। खुद से लिख सकते हो, ये भी लिखवाने वाली चीज़ें नहीं थी। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में दोनों ही सहायक होते हैं, ठीक है। छात्रों की रुकावट और समस्या के समाधान हेतु पहचान में दोनों ही सहायक होते हैं कि कहाँ पे रुकावट है, मतलब वही निदानात्मक वाली बात है, ठीक है। सारी बातें लगभग इसमें घुमा फिरा के वर्ड चेंज कर करके वही एक जैसी ही पेली गई हैं, ठीक। बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी पर समझ में आपको पूरा आएगा। अगर मन से समझोगे तो पूरा सेशन इसी में ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फिर देखो भैया अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मापन मूल्यांकन में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगाया क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। कैसा है भैया, आप बोलोगे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है मेरे भाई, तो रिपीटेड चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। यहाँ पे मापन लिखा गया है, यहाँ पे मूल्यांकन लिखा गया। अब जो पहले पढ़ चुके वो भी लिख सकते हैं कि ये सूक्ष्म और लघु प्रक्रिया है या फिर ये एक सीमित शब्द होता है। कैसा होता है, यह एक सीमित परिभाषा या शब्द है, इसकी सीमा होती है ना मेरे भाई। और ये एक व्यापक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको किसने बोला है, अकॉर्डिंग टू NCERT, जहाँ जगह मिले लिख दो, याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। ये फिर देखो मापन जो होता है ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, ये पाठ्य वस्तु पे टिका होता है, सिलेबस पे। मूल्यांकन परिणाम केंद्रित है कि जो परिणाम है उस हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा उसका, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि छात्र से संबंधित स्पष्ट धारणा प्रस्तुत नहीं करता है, और ये छात्र से संबंधित स्पष्ट धारणा को प्रस्तुत कर देता है। कहने का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है छात्र की, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन ये भविष्यवाणी जो है वो कर सकता है। आई होप तुम्हें दोनों में अंतर पता चल गया होगा। ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता और ये भविष्यवाणी कर सकता है। मूल्यांकन में भविष्यवाणी छात्र की जा सकती है कि आगे चल के ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अब देखो परीक्षण और मापन में भी अंतर पूछा गया है बहुत बार। ये भी मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे अगर परीक्षण की भी डेफिनेशन बोली तो आप इधर वाली चीज़ों को लिख देते हो, सही हो जाएंगी, ठीक है। इधर वाली चीज़ें सारी परीक्षण की ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो परीक्षण मापन से पहले की जाने वाली प्रक्रिया होती है। जब किसी का मापन करते हैं तो उससे पहले हम उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। और मापन परीक्षण के बाद में प्राप्त निष्कर्ष से भौतिक रूप में बताया जाता है उसे। तो सिंपल सी बात एक ये है कि हम लोग पहले परीक्षण करते हैं फिर मापन करते हैं। तो मापन परीक्षण से पहले नहीं किया जाएगा, परीक्षण के बाद किया जाएगा, और परीक्षण मापन के बाद नहीं किया जाएगा, मापन से पहले किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले नंबर पे दूसरे पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा कि परीक्षण का संबंध मानसिक गुणों से होता है। किससे होता है, मानसिक गुणों से होता है। लेकिन मापन का संबंध मात्र भौतिक गुणों से होता है। किससे, भौतिक गुणों से। हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हम लोग उसका परीक्षण नहीं करते हैं भैया। सिंपल सा हम लोग उसका नंबर दे देंगे, जो उसने किया है कॉपी में उस पर उसको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मानसिकता हम लोग चेक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाते हैं कि हो सकता है उसमें उसको मैथ कम आती लेकिन इंग्लिश ज़्यादा आती हो ना। फिर भैया अगर हम बात करें कि परीक्षण जो है अवधारणा के सत्यापन के लिए होता है, जो अवधारणा होती है उसके सत्यापन के लिए होता है। लेकिन अगर मापन की बात करें तो ये अंतर्निहित क्षमताओं का संख्यात्मक स्वरूप होता है। जो उसके अंदर का टैलेंट है वो पूरा का पूरा भी निकल के आएगा कि 100 में से बेटा तुम्हारे 40 आए तो तुम्हारे अंदर 40 नंबर का टैलेंट बचा है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा कि नहीं, जल्दी से बताएंगे एक बार भैया, बोलेंगे कि हाँ भैया ये वाली चीज़ हमको याद रहेगी। जल्दी से बोलो। 15 नंबर क्वेश्चन भैया देखते हैं। मूल्यांकन के प्रकार बताइए पूछा जाता है। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार का मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। कई लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भैया योगात्मक मूल्यांकन आप बताओगे, फिर रूपांतर मूल्यांकन बताओगे, फिर सतत मूल्यांकन बताओगे, फिर व्यापक मूल्यांकन बताओगे, तो मूल्यांकन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, याद तो हमको रहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी टफ चीज़ें मुझे लग रही देखने में।
लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको मैंने ये सारे के सारे अभी ना याद करवा दिए, देखना ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ योगात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाता है, क्या पूछा जाए योगात्मक मूल्यांकन, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात समझना, मैं पूरा साल आपको पढ़ाऊँ, पूरे सत्र में पढ़ाई कराई जाए और अंत में क्या कर दिया जाए, अंत में आपका जो है परीक्षण कर दिया जाए, परीक्षा ले ली जाए। पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरे सत्र मैंने पढ़ाई करवाई पूरे साल, और लास्ट में सीधा एक बार मैंने क्या कहा कि चलो अब लेते हैं हम लोग टेस्ट, यानी वर्ष के अंत में या सत्र भर पढ़ाने के बाद अंत में जो शिक्षण के परीक्षा होती है या मूल्यांकन होता है उसे हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अब देखो योगात्मक मूल्यांकन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स, भाई आप सोचो एक सत्र है तो हम लोग देखते हैं आप यूनिट टेस्ट होते हैं जो, वो हमारे ऐसे करके क्यों होते हैं कि फर्स्ट यहाँ हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, क्योंकि थोड़ा बीच बीच में गैप में रहते हैं। 6 महीने में आपको पता है 1-1, 1.5 महीने का गैप मिलेगा, तो उसके बाद फाइनल एग्जाम जब हम देंगे तो इससे पहले हम लोग कई बार वो चीज़ देख चुके हैं, तो यहाँ पर डर कम रहेगा, यहाँ पर डर जो है वो कम रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सोचो आपका एग्जाम ही होगा और यूनिट टेस्ट आपने नहीं दिए तो आपके नंबर पे उसका 100% इफेक्ट पड़ेगा, 100% इफेक्ट पड़ेगा भैया, 100% उनका इफेक्ट नंबर पे आपके पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो सत्र भर शिक्षा देने के बाद अंत में परीक्षा होती है। वहीं अगर रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये क्या है, आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल सरल है, ये वाला तो हम कभी नहीं बोल सकते, ये तो आपने याद रखा सत्र भर और अंत में परीक्षा होगी। ये क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक होता है ना, कौन भैया, जो शिक्षक होता है वो पढ़ाते पढ़ाते यानी पढ़ाते पढ़ाते उसी टाइम नहीं बीच में पूछ देता कि चलो अच्छा खड़े हो जाओ राजू और तुम ये बताओ, चलो खड़ी हो जाओ तमन्ना तुम ये बताओ, चलो खड़ी हो जाओ जो है साक्षी तुम ये बताओ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बात समझ में आई। तो योगात्मक क्या था, पूरे सत्र भर पढ़ाई हुई, अंत में परीक्षण हुआ, ठीक है, तो योगात्मक हो गया। रूपात्मक या फिर संरचनात्मक क्या हुआ, शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते ही जो मूल्यांकन शिक्षण के दौरान लेता है उसे हम लोग रूपात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब देखो सतत मूल्यांकन क्या होता है, ये वाला जो है सतत मूल्यांकन, ये थोड़ा सा मेरा बढ़िया वाला है, ठीक है ना, ये मेरा बढ़िया वाला हमें लगता है। इसका क्यों भैया, कि ये ऐसा मूल्यांकन होता है जो लगातार एक निश्चित समय के बाद होता रहता है, लगातार एक निश्चित समय सीमा के बाद होता रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बता देता हूँ, सतत मूल्यांकन ऐसे याद रखो, सत 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 यानी हर 7 दिन में, हर 7 दिन में एक मूल्यांकन हो रहा है, मतलब एक क्लास है मंडे से लेकर के वो सैटरडे तक पढ़ाता है और उसके बाद संडे को टेस्ट ले रहा, हर संडे का है ये। तो ये वाला जो मूल्यांकन होता है जो नियम से एकदम हर निश्चित समय पे होता रहेगा उसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, हाँ या ना। योगात्मक पूरा साल पढ़ाया, आखिरी में टेस्ट लिया। रूपात्मक या संरचनात्मक भैया पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक बीच में ही टेस्ट ले रहा है। सतत मूल्यांकन भैया लगातार एक निश्चित समय के बाद हर बार जो है टेस्ट होता चला जा रहा है, ठीक है, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है व्यापक मूल्यांकन, तो व्यापक तो आप नाम से ही समझ जाते हो, आपको याद भी होगा संकुचित जब हम लोग पढ़ते थे, संकुचित एक सीमा में रहता है, व्यापक जो है वो तो खुल के अपना देश विदेश वाला बन जा रहा है ना। ये तो ये होता है कि इसमें व्यक्ति का किसी तरीके का टेस्ट नहीं होगा, उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का और अन्य जो उसके पक्ष होते हैं सभी पक्षों का हम इसमें टेस्ट मूल्यांकन करते हैं। जैसे उसका शारीरिक जो है नैतिक मूल्यांकन करेंगे, शारीरिक करेंगे, भावात्मक करेंगे, तो इस तरीके के जो मूल्यांकन होंगे वो सारे हमारे इसके अंतर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका समय मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से देखना। योगात्मक मूल्यांकन सत्र भर शिक्षण करने के बाद अंत में सीधा एक बार हम मूल्यांकन कर लेते हैं, योगात्मक कहलाएगा। अगर आपसे रूपात्मक या संरचनात्मक पूछा जाएगा तो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते ही इसके बीच में क्या कर देगा, टेस्ट ले लेगा। अगर आपसे सतत मूल्यांकन पूछा जाता है तो सतत 7-7-7 यानी हर 7 दिन वाला, तो यानी ऐसा मूल्यांकन जो लगातार एक निश्चित अंतराल में चलता रहता है, ठीक है। सॉरी मुझे हिचकी आ रही, कोई तो याद कर रहा है। एग्जाम्पल में मैंने ले कि मेरी एक ऑफलाइन क्लास चलती है 10th और 12th की, तो मैं मानता हूँ कि हर संडे को मैं उसमें टेस्ट लेता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से याद करने का सतत मूल्यांकन का बढ़िया तरीका हो जाएगा। व्यापक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उन सब का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, जैसे शारीरिक और मानसिक, भावात्मक, नैतिक, सामाजिक, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखो कभी कभी आपसे बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 3 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन भैया, तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकताएं क्या हैं, महत्व क्या है और विशेषताएं क्या हैं। आप अपने मन से इन्हें लिखोगे। देखो सतत मूल्यांकन क्या होता है,
सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के हर एक निश्चित अंतराल के बाद उसके मूल्यांकन का पता चलता रहता है। उसके निदानात्मक जो मैंने मूल्यांकन में लिखवाया था सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दो, एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत भैया नहीं होगा। और ये लघु में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का दिमाग में अपने रखिएगा, लघु में ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखोगे हाँ या ना? हमने लिख दिया कि स्वयं से लिख सकते हैं, सेम मूल्यांकन टाइप का मूल्यांकन वाला जो मैंने लिखवाया सेम टू सेम इसमें वही चिपकाने हैं, कुछ भी आपको अलग से बहुत ज़्यादा एक्टिंग उसमें नहीं रखनी है। जल्दी से बोलो, एक बार जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई? आगे देखो भैया, दक्षता आधारित मूल्यांकन रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा भैया लघु के लिए, ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो आप बोलोगे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, सिंपल सा हमसे पूछा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन जो है वो किसे कहा जाता है। आप बोलोगे जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है, मतलब कम से कम बच्चे को जितना आना चाहिए, कम से कम बच्चे को जितना आना चाहिए एक विशेष आयु वर्ग तक। जैसा ये होता है ना कि कक्षा 3 में है कोई, तो कक्षा 3 तक एक फिक्स होता है ना कि इसको सिर्फ भैया जोड़ आना चाहिए, इसको घटाना आना चाहिए, इसको गुणा आना चाहिए, इसको भाग आना चाहिए, मतलब एक ऐसा स्तर जो तो उसको आना ही चाहिए। अब तुम कक्षा 3 में आके बच्चे को सिखा रहे हो कि आ ऐसे होता है, बड़ा आ ऐसे बनता है, छोटी ऐसे बनती है, तो फिर इसका स्तर तो कम है ना। तो इसका जो न्यूनतम स्तर है कि कम से कम इसको ये तो भैया पता ही होना चाहिए। इसी का जब हम बोलते हैं कि उसको उतना आना ही चाहिए और सम वर्ग और स्वर के बच्चों में एक साथ होने का अनिवार्यता कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सभी वर्ग के बच्चे जो है वो एक स्वर में सारी बात बताएं, यानी जितना उनका न्यूनतम स्तर है वो उनका ज्ञान उन्हें होना ही चाहिए। उस चीज़ का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम उसे दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। बात समझ में आ गई? आपको सिंपल सा याद रखना है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन का तात्पर्य उस मूल्यांकन से जिसमें किसी बच्चे की न्यूनतम अधिगम स्तर एक विशेष आयु वर्ग तक बच्चे को उतना ज्ञान होना चाहिए। यह बात खत्म हो गई, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। जल्दी से बोलेंगे एक बार कि भैया बात समझ में आ गई। इसी से एक रिलेटेड याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन शायद पिछले बार पूछा गया है कभी या नहीं पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव जो होता है मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, इसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखिए ये छात्रों का प्रारंभिक ज्ञान, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। छात्रों के किस ज्ञान का मूल्यांकन होता है? प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जो है वो कौन सा मूल्यांकन होता है, आप बोलोगे उसे हम लोग फॉर्मेटिव मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से एक बार बोलेंगे, बोलोगे उसे भैया फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। जल्दी बोलो, बात इतनी समझ में आई हाँ या ना? उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। बढ़ें आगे, जल्दी से बोलो, आगे बढ़ें क्या? चलो देखो भैया, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन के पक्ष बताओ। क्या पूछा गया? मूल्यांकन के पक्ष बताओ। आप बोलोगे मूल्यांकन को नवीनतम रूप अगर प्रदान करने का पूछा जाए, श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है डॉक्टर BS ब्लूम को। किसको जाता है? डॉक्टर BS ब्लूम को जाता है। और ये BS ब्लूम जो हैं इनकी शैक्षिक उद्देश्यों की प्रक्रिया को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। अब इन्हें त्रिध्रुवी प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष बताए हैं? 3 पक्ष। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तीनों पक्ष भैया, इधर लिख देता हूँ। एक तो हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष की जगह अगर कहीं आपको ज्ञानात्मक पक्ष दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही बातें सेम है। संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे वो हो जाएगा हमारा भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। और नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो इन बातों को भी हमें याद रखना है। याद रखोगे क्या? एक बार जल्दी से बताओ हाँ या ना? बढ़िया तरीके से बात समझ में आई? बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं जिसमें से संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, ये पक्ष है यहाँ पे 3 तरीके के उन्होंने पक्ष बताए हैं। अब कोई आपसे बोलता है कि बताओ जरा भैया जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? तो याद रखना संज्ञानात्मक पक्ष में हमें बच्चे के पता चलती हैं चिंतन कितना उसका करने के अंदर हिम्मत है, ज्ञान उसमें कितना है, क्षमताएं उसमें कितनी हैं।
तो ये आंतरिक अवस्थाओं के बारे में हमें बताता है। देखो आगे शायद मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। पक्ष जो है भैया यहाँ पे 3 तरीके के मैंने आपको बता दिया, संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो ये दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, आप कोई भी एक याद कर लो, ये आप याद रखो। और साथ ही साथ संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक दोनों एक ही हैं, कोई भी एक याद कर लो जो आपका मन हो। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी आपसे MCQ में ये और ये दे देगा तो आपको लगेगा कि ये तो है नहीं, तो याद दोनों रखने। क्रियात्मक कौशलात्मक सेम है, स्किल्ड, ये हमारा भावात्मक है और यहाँ पे हमारा संज्ञात्मक और ज्ञानात्मक है। और पवन में तो गलत लिखा है, तो यहाँ पे भाषात्मक लिखा है, आई थिंक मैंने अगर नोटिस किया है, यहाँ पे भाषात्मक लिख दिया है उसने, तो वो नहीं भावात्मक है, ठीक है। इस चीज़ को आपको कंफर्म कर लेना है। आधी तो गलत सीरीज बनाई हुई है इन लोगों ने, आधे क्वेश्चन उसमें गलत हैं, आधे नहीं, मतलब ये कहने का मतलब है कि लगभग 10% क्वेश्चन उसमें रॉन्ग होंगे। तो ये बातें तीनों आपको समझ में आ गई भैया। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत हम जो समाधान करते हैं बालकों का, वो क्षमताओं का, ज्ञान का, चिंतन का, समस्या का, ये सारी अंतर ध्यान अवस्थाएं हैं जो आंतरिक रूप से होंगी बच्चे के अंदर, ठीक है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं। और इनके अगर देखे जाए चरण, तो भैया 6 तरीके के इनके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। आप कहो तो इनको देख के लिखो, आप चाहो तो भैया इनको बिना देखे अगर लिखते हो तो आपको याद भी हो जाएंगे। कितने भैया? एक बार बिना देखे लिखेंगे तो आपको याद भी मैं करवा दूंगा। 1 2 3 और फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 5 और 6। सबसे पहले अब देखना, मेरे तरीके से याद करो भैया। अगर किसी को ज्ञानात्मक पक्ष करना, तो देखो ज्ञा से ज्ञान तो आपको पहले हो जाना चाहिए भैया, पहले नंबर पे तो हमको ज्ञान ही होना चाहिए किसी चीज़ का। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तब हम उस चीज़ का बोध करेंगे, मतलब उस पर रिसर्च करेंगे, बोध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हमें उसका ज्ञान होगा, बोध होगा, तब फिर हम उसको प्रयोग में लाएंगे, तब हम उसको प्रयोग में लाएंगे। और जब हम किसी चीज़ को प्रयोग में लाएंगे तो उसका हम भैया विश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बोलो, विश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण से रिलेटेड एक संश्लेषण भी याद रखोगे, संश्लेषण करेंगे। और संश्लेषण करने के बाद हम उसका क्या कर देंगे? मूल्यांकन कर देंगे कि चीज़ कैसी थी। तो किसी चीज़ को ज्ञान में लाएंगे, फिर बोध करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन कर देंगे कि भैया चलो तुमने जो चीज़ दी है वो तुम्हारे 10 में 10 नंबर की है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं भैया, मैच कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। एक हमारा ज्ञान हो गया, एक बोध हो गया, प्रयोग हो गया, फिर विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया और मूल्यांकन हो गया। तो 6 प्रकार के चरण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एक बार जल्दी से बोलेंगे, बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? हाँ या ना भैया? जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार बताओ कि बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अभी देखो तुम लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि इसमें जो तुमने 3 पक्ष पढ़ रखे हैं ना, ये जो तुमने 3 पक्ष पढ़ रखे हैं, 6 भैया इसके भी चरण होते हैं, 6 चरण इसके भी पढ़ने पड़ेंगे और 6 चरण तुमको इसके भी पढ़ने पड़ेंगे। इन सबके 6 चरण होते हैं भैया, 18 चरण होते हैं टोटल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हैं और पता होने चाहिए आपको मेरे हिसाब से, ठीक है चीज़ें। भावात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि भैया रिलेटेड टू भाव, भाव से रिलेटेड चीज़ें। और भाव हमारी कौन कौन सी चीज़ें दिखाएगा? भाव हमारी 2 चीज़ों को जो है वो सक्रिय रूप से कार्य करने पे मजबूर करता है। एक तो होती है रुचि और एक होती है मनोवृत्ति। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ब्लूम ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष भावात्मक पक्ष को ही माना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ सकता है कि ब्लूम के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा माना गया? ऑप्शन दे देगा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो आपको भैया सिंपल सा बताना है कि भावात्मक पक्ष को, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम देखते हैं कि ब्लूम का कहना है कि हम उसी से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं जिसमें हमारी रुचि और मनोवृत्ति अच्छे से कार्य करती है, सक्रिय रूप से कार्य करे। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि नहीं समझाई? अब आप बोलोगे भैया इसके भी 6 वो जो है रूप याद करवा दो, तो बताओ मैं लिख के याद करवाऊँगा, डायरेक्ट देख के याद करवा दूँ? जल्दी बोलो भैया। ये तो इसके देख के ही कर लेते हैं। आग्रहण, अनुक्रिया करना, अनुमूलन करना, ठीक है। तो पहले हम किसी चीज़ को आग्रहण, आओ इसको तुम ग्रहण करो, ठीक है। फिर अनु, इसके साथ तुम क्रिया करो। पहले तो उसे ग्रहण करो, फिर उसके साथ क्रिया करो। ये थोड़े थोड़े रूट वर्ड से आप याद रख लेना, ठीक है। पहले किसी को ग्रहण करो, फिर उस पर क्रिया करो। अब जब तुमने उस पर क्रिया की, तुम्हें लगा अच्छा, तो तुम उसका मूल्य डिसाइड करो कि भाई चलो इतना रुपया मैं इस पर दे सकता हूँ। जब तुमने इतना रुपया कहा तो उसने कहा कि नहीं यार इतने में तो काम नहीं होगा। उसने कहा मूल्य इतने में नहीं होगा ना, मूल्यन लिखा है तो इसको वो अवमूल्यन को याद रखो कि मूल्य नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तुम कहोगे चलो अच्छा मैं विचार करता हूँ यार, अगर और मैं दे पाऊँगा इससे ज़्यादा तो फिर दे दूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हो सकती है व्यवस्था तो विचार करके उस व्यवस्था के हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। लेकिन फिर आपको पता चला कि यार जो चीज़ तुम ले रहे हो उसका तो चरित्र ही बेकार है, उसका तो चरित्र ही कैसा है, अच्छा नहीं है। तो इससे आपको पता चल गया कि पहले ग्रहण किया, फिर क्रिया की, फिर मूल्य हमने सेट किया
किया, उसने बोला यार नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है विचार करेंगे, व्यवस्था करते हैं अगर कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो चरित्रहीन है। ठीक है, चरित्रीकरण हो गया। तो यहाँ से आपको याद रहेगा आग्रहण अनुक्रिया करना और मूल्यन हो जाएगा। ठीक है, अनुमूल्यन के बाद आपका विचार करना है, अवधारणा प्रत्यक्षीकरण मैंने सारे लिख दिए हैं, आप विचार प्रत्यक्षीकरण अवधारणा में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आपको लिख देना है। व्यवस्थापन हो गया, चरित्रीकरण हो गया। आई होप आपको ये 6 के 6 याद हो गए। अच्छा, पीछे वाले 6 याद हैं क्या? पीछे वाले 6 याद हैं भैया? पहले किसी चीज़ का ज्ञान होना, उसके बाद उसका बोध होना। ठीक है ना भाई, उसके बाद बताओ जरा, पहले ज्ञान हुआ था, फिर उसका बोध हुआ था, उसके बाद मैंने उसको क्या किया था, जल्दी से बताओ। बोलोगे भैया जब ज्ञान के बाद बोध हुआ तभी तो मैंने उसको प्रयोग किया, प्रयोग के बाद मैंने उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण का बड़ा भाई संश्लेषण किया, संश्लेषण किया। फिर बोलोगे भैया जब मैंने उसका संश्लेषण किया, संश्लेषण के बाद मैंने बताया कि यार उसका नंबर जो है सही है, मूल्यांकन कर दिया। ऐसे इसमें भैया पहले ग्रहण किया, फिर क्रिया किया, फिर मूल्य लगाया, नहीं बना तो विचार किया, व्यवस्था बनाई और चरित्र उसका बता दिया कि यार तो चरित्रहीन निकला आखिरी में। इसमें भी हमने एक तरीके से मूल्यांकन क्या किया कि यार इसका तो चरित्र अच्छा नहीं है भाई। कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? इसमें शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो जो शारीरिक कौशल होते हैं उनको दक्षता इन्वॉल्व होती है इसमें, जैसे मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, उछल कूद खेल जो होगा, सारी तरीके की जो शारीरिक प्रतिक्रियाएँ होंगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हो एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी सारी किस में आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। अब इसके भी 6 भाग, कितने भाग? 6 भाग। तो भैया ये याद हो पाएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। आप बोलोगे भैया देखेंगे इसको भी करके, इसमें हमें खेल कूद से रिलेटेड बनानी पड़ेंगी चीज़ें। तो किसी चीज़ को खेलने के लिए आपके अंदर उत्तेजना होनी चाहिए। ठीक है, कार्य के लिए आपको नियंत्रण भी होना चाहिए कि हार गए तो ऐसा नहीं कि तुमने बैट ही पटक दिया। ठीक है, बैट को और अपने साथ एक समायोजन बना के रखना पड़ेगा, तभी बॉल पे बैट पड़ेगा, वरना कहीं और ही पड़ेगा। ठीक है, स्वाभिमान भी होना चाहिए, स्वाभाविकरण है, लेकिन आप इसको याद रखो कि आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा नरम होना चाहिए खेलने के प्रति, कि हार गए तब भी एक्सेप्ट और जीत गए तब भी एक्सेप्ट। धीरे धीरे आप हार हार के एक आपको आदत पड़ जाएगी हारने की, हारने की आपको क्या पड़ जाएगी? आदत पड़ जाएगी। तो पहले आपके अंदर उत्तेजना होनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, पर नियंत्रण कंट्रोल भी होना चाहिए, समायोजन बना के रखना है बैट बॉल के साथ आपको। तब आप क्या परखोगे? आपका स्वभाव जो है वो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, आपकी आदत भी पड़ जाएगी धीरे धीरे किसकी? हार को सहन करने की, हार को सहन करने की। क्योंकि देखो जीत भी और नहीं सहन होती इंसान से, हार भी नहीं सहन होती। तो इन दोनों को सहन करने की आपके क्या पड़ जाएगी? आदत पड़ जाएगी। तो भैया पहले वाले 6 समझ में आ गए, दूसरे वाले 6 भी याद हो गए और तीसरे वाले 6 भी याद हो गए। जल्दी से बताओ एक बार, याद हुए कि नहीं हुए? बोलोगे भैया बिल्कुल याद है। पहले वाले 6 क्या थे? ज्ञान होना, बोध होना, प्रयोग होना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। 6 के 6 याद हो गए। दूसरे वाले भैया 6 का हमने कहा भैया ग्रहण कर लिया, यानी आग्रहण, फिर क्रिया की थी अनुक्रिया, फिर हमने मूल्य लगाया था, अवमूल्यन, अनुमूल्यन सॉरी, फिर मैंने उस पर विचार किया, फिर मैंने कहा व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्थापन, फिर मैंने कहा तो चरित्रहीन है, चरित्रीकरण। ठीक है ना? ऐसे भैया इसमें पहले तो उत्तेजना होनी चाहिए, फिर कार्य करने की क्षमता, उसके बाद मेरे भाई इसमें नियंत्रण होना चाहिए, समायोजन बैट बॉल के साथ बना के रखना है, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, फिर तो आदत पड़ ही जाएगी किसकी? हार को सहन करने की। तो 18 के 18 याद हो गए कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। अरे सही बता दो भाई जल्दी से, याद हुए कि नहीं हुए? याद अगर नहीं हुए हैं तो फिर तुम सोचो भाई तुमको कौन करवा पाएगा। आप हैं इतने मौज के साथ क्लास सेशन चल रहा है, एकदम मज़े के साथ पढ़ो, इसमें बोरिंग नहीं महसूस होना चाहिए। अब आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन पे। मूल्यांकन विविध प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के मूल्यांकन है भैया। कितने प्रकार के हैं? विविध प्रकार के, जिसमें एक मौखिक होता है, एक लिखित मूल्यांकन होता है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है ये। ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, आगे भैया निरीक्षण होता है और अवलोकन होता है। अब याद रखो इसमें से आपसे पूछा जाता है मौखिक मूल्यांकन, जो मौखिक परीक्षा होती है, इसका प्रारंभ किसने किया है? इसका प्रारंभ करने वाला कौन है? तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ करने वाला ग्लेडाइट्स है। कौन है? ग्लेडाइट्स है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और रखिएगा कि मौखिक मूल्यांकन को सर्वाधिक श्रेय जो है, स्टार्टिंग का श्रेय तो इनका, स्टार्टिंग तो इन्होंने की, पर सर्वाधिक प्रयोग में कौन लाया? तो याद रखिएगा उसमें आपके एक ऑप्शन में सुकरात और फ्रॉबेल और वगैरह दे रखे, तो उसमें सही आंसर सुकरात है। उन लोगों ने यार सही आंसर पता नहीं किसको लगा रखा है, आई थिंक कुछ तो उनने लगा रखा है, लेकिन वो गलत है आंसर। ठीक है, वो आंसर जो उन्होंने लगा रखा है वो आंसर एकदम गलत है। वहाँ पे तो मेरा सुकरात आंसर होगा। मैं 1 सेकंड रुको, मैं वो जो है क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने देखा है इसमें सीरीज में गलत है, तो कई लोगों ने उसको गलत ही पढ़ लिया है, उसको जो है गलत ही पढ़ लिया है। तो तुम्हें क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है भाई, क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना है। मौखिक मूल्यांकन आप लोग देख लीजिएगा अपने, उसमें लिखा मौखिक परीक्षाओं में किस जो है को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया। मौखिक परीक्षाओं को किसने
महत्वपूर्ण स्थान दिया, ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो आपके जो एमसीक्यू में दे रखा है तो उसमें ऑप्शन लगा हरलॉक, सॉरी याद आ गया, हरलॉक जो है उसको टिक कर रखा है उन्होंने, पर ये गलत है, उसमें सुकरात आंसर जो है वो एकदम सही होगा, सुकरात आंसर एकदम सही होगा, हरलॉक आंसर उसका गलत होगा, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि यहाँ देखो लिखा भी है कि सुकरात ने इसे विशेष स्थान प्रदान किया। किसने किया? सुकरात ने इसे विशेष स्थान प्रदान किया। मैं आपको शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर ही बता दूंगा, मैंने नोट किया था कहीं पे क्वेश्चन नंबर, जो पवन सीरीज है जिसके पास 2024 का संस्मरण होना चाहिए, ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन नंबर शायद 45 था, क्वेश्चन नंबर शायद 45 था, देख लेना वहीं पे, 40 या 45 46 इनमें से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन था। क्योंकि मैं उस समय शायद आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने जब धारा 45 पढ़ा तो उससे मैंने उसको रिलेट करके याद रखा था कि धारा 45 मैंने पढ़ा था एजुकेशन वाला, तो मैंने उसी से याद रखा था कि यार इसको भी याद रखूँगा, 45 नंबर क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो कि यह विधि मुख्यतः जो है वैयक्तिक होती है। ये कैसी होती है? वैयक्तिक होती है। कौन सी? मौखिक परीक्षा, ये वैयक्तिक विधि होती है। सुकरात ने इसे विशेष स्थान दिया और प्रारंभ इसका किया था ग्लेडाइट्स ने। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है मौखिक परीक्षा में। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल सा है। एक तो ये विचार शक्ति का विकास करता है, बच्चों को सोच के बताना होता है आंसर, तो यार वो सोचते हैं, उनके अंदर एक जो है सोचने की क्षमता बढ़ती है, विचार कल्पना शक्ति उनकी बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। कहानी पढ़ेंगे तो बोल के ही पढ़ेंगे, मौखिक में ही आ जाएगा, तो मौखिक शिक्षण के अंतर्गत कहानी भी आ जाएगी, और कहानी पढ़ने से आपको पता है कि क्या होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ती है, ठीक है। साथ ही साथ भैया वाक वाचन में विकास होता है, उनके अंदर बोलने के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। पाठ अभ्यास की पुनरावृत्ति होती, पढ़ने में उनको पुनरावृत्ति होती, जब मुंह से बोलेंगे पढ़ पढ़ के तो फिर उनकी पुनरावृत्ति होगी। मौखिक स्टडी की बात हो रही, रीडिंग की, और परीक्षा में तो पूछेंगे तो उनकी स्मरण शक्ति उससे बढ़ेगी। वाचन गति में शुद्धता का विकास होता है, मतलब उनके बोलने में उनके शुद्धता आती है। जैसे कुछ लोग रुक रुक के बोलते हैं, तो जब वो लगातार बोलते रहते हैं तो उनको इतनी प्रैक्टिस पड़ गई होती है, भाई वो बिना रुके बढ़िया से एक भाषण स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। अब मौखिक परीक्षा के देखो गुण हो गए, विशेषता, महत्व, उद्देश्य और दोष, इन सभी को बनाकर आप लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया। और आप अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने ये आपको 5 पॉइंट लिख के दिए हैं ना, ये 5 पॉइंट, इनको तुम चाहे इनके महत्व में चिपका दो, चाहे इनकी आवश्यकता में चिपका दो, चाहे तुम इनकी विशेषताओं में लिख दो। मैं कह रहा हूँ अगर इनमें से एक भी भैया कोई गलत करके दिखा दे, अब आप सोचोगे भैया ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुण भी यही लिख सकते हो, लेकिन दोष कैसे ये लिख देंगे? तो यार देखो, दोष में तुम्हें मैं सिंपल बता रहा हूँ ना, कि जब आप इंसान बोलता है तो आप लिखो उसके लेखन पद्धति में विकास नहीं होता है, क्योंकि वो लिखता नहीं है उस समय, मुंह से बोल रहा होता है। वर्ण संबंधी समस्या लिखने में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और वर्णमाला संबंधी ज्ञान कम होता है। तो यार ये 2 4 5 पॉइंट आपको बना के लिख देने हैं, सिंपल से आप लिख सकते हो, इतना आपके अंदर टैलेंट है। खुद पे तुम्हें भरोसा नहीं, लेकिन मुझे तुम पे है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो देखो इसका प्रचलन बहुत अधिक है, इसका प्रचलन बहुत अधिक है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम आपके रिटन ही होते हैं जो हम लोग देते हैं, ठीक है। मौखिक तो वगैरह ओरल वगैरह होता है कुछ स्कूलों में, हर स्कूल में तो ओरल नहीं होता है। यहाँ पे देखो भैया, जो लिखित को मौखिक की अपेक्षा अधिक स्थायी माना जाता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ बोली और आप उससे मुँह कर जाओ, पर अगर लिखित दे दिया है तो फिर अब तो भाई तुम जान ही गए हो कि तुम्हारा लिखा रखा है, साइन भी है उसमें कि मैं इस क्लास के बाद सबको जो है फीस सर को दूंगा। आगे देखो भैया, पाठक को लिखने के प्रति आकर्षित करती है ये, पाठक जो है उसको लिखना अच्छा लगेगा अगर वो लिखेगा। और कम बोलने वाले भी लिखने में निपुण हो सकते हैं, जो इनमें से मौखिक की अपेक्षा ज़्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं मृदुभाषी, आई थिंक ना, नहीं मृदुभाषी तो मीठा बोलने वाला होता है, क्या बोलते हैं जो कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाला तो वाचाल होता है, कम बोलने वाला क्या होता है, मितभाषी होता है क्या, मित वही तो कम खर्च करने वाला होता है। अरे यार देख लेना तुम एक बार, कम बोलने वाला आई थिंक उसको कुछ तो बोलते हैं, कम बोलने वाले को मितभाषी या लघु, नहीं लघु थोड़ी ना बोलेंगे, सिंपल सा लिख लो यार, कम बोलने वाला। क्यों इतना करना, जो कम बोलने वाला होता है, ठीक है, उसका मेरे भाई सिंपल सी बात है, वो लिखने में ज़्यादा सहज महसूस करेगा, लिखने में ज़्यादा सहज महसूस करेगा, तो ये उसके लिए भी आरामदायक व्यवस्था हो जाएगी। तो देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 4 पॉइंट, ये पॉइंट तुम इसके विशेषता में लिख सकते हो, उसके महत्व में लिख सकते हो, उसके गुण में लिख सकते हो, सब में ये काम करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे अगर हम बात करें इसके, वही भैया उद्देश्य क्या है, सेम लिखोगे, महत्व क्या है सेम, विशेषता क्या है सेम, गुण क्या है सेम, दोष अपने तरफ से।
अब दोष में उसका उल्टा लिख देंगे कि इसमें उसके बोलने की क्षमता कम होती है, ठीक है, उसको अंदर से बोलने में डर महसूस होता है, स्वतंत्र रूप से बोलने में उसका जो है नहीं बोल पाता। अगर देखो किसी को दिक्कत है, जैसे वो खुद से नहीं समझ पा रहा, तो यार तुम चैट जीपीटी से एक बार समझ लो, खुद से ना हो पाए तो तुम एक बार चैट जीपीटी से समझ लो, सिंपल से उससे बोलो कि है ओके जो भी बोलते हो, मतलब मैं बोलूँगा तो कहो मेरे फ़ोन में खुल जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो लगा रखा होता है, सबके मौन होता है। तो आप जैसे ही वो बोलोगे भैया तो वो जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आप उससे बोल सकते हो कि लिखित परीक्षा के गुण बता दो और मौखिक परीक्षा के गुण बता दो, बस, तो ये हो जाएगा आपका। आगे भैया हम लोग बात करते हैं नंबर 3 में साक्षात्कार की, यानी इंटरव्यू की। अब यार देखो इंटरव्यू बड़ा सिंपल सा होता है। एक में पूछा गया साक्षात्कार क्या होता है, तो जिसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार के सामने जो बैठा होता है जिसको बोलते हैं उत्तरदाता, इनके मध्य की बातचीत को ही हम साक्षात्कार कहते हैं, जिसके द्वारा यह थोड़ी सी कैसी होती है, सरल प्रक्रिया होती है किसी का मूल्यांकन करने हेतु। सिंपल सा उससे पूछ के पता कर लिया यार, सिंपल सी है, ठीक है ना। अब देखो साक्षात्कार में क्या है, ये अनुसंधान की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये कोई प्रक्रिया जो है अनुसंधानिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह आंकड़े प्राप्त करने की एक प्रभावशाली प्रक्रिया होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य बातचीत द्वारा अंतःक्रिया पूर्ण की जाती है। तो वही मैंने बताया कि साक्षात्कारकर्ता और जो उत्तरदाता है, यानी इंटरव्यूअर जो है और सामने जो आंसर करने वाला है उसके, उन लोगों के बीच प्रक्रिया होगी। साक्षात्कार प्रक्रिया जो है भैया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे कि ये संरचना के आधार पर हम अगर इसका विभाजन करते हैं तो ये हमें 2 तरीके की मिलती है। एक तो संरचित होती है, कैसी होती है, संरचित मत बोल देना इसे, एक बार देखो क्या लिखा है, संरचित, ठीक है। तो संरचित साक्षात्कार, इसको मानकीकृत भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मानकीकृत। और एक अमानकीकृत जिसको असंरचित बोला जाता है, असंरचित। तो देखो संरचित जिसकी रचना स्वयं की हो और असंरचित जिसकी रचना स्वयं ना की हो। मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो। असंरचित मतलब जिस समय से पहले उसकी रचना करके रखी है, मतलब भैया इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उद्देश्य के अनुसार जो प्रश्न का चयन है वो पहले ही कर लिया गया है, यानी इंटरव्यू होने से पहले फिक्स है कि जैसे मेरे सामने आके बैठेगा ना वो इंटरव्यू देने वाला, मैं पहला ही क्वेश्चन ये उससे कर लूँगा, मन में सोच के बैठा है, लिख के रखा है उसने कि मैं यही पूछूंगा। लेकिन असंरचित में क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि जब वो सामने आके बैठेगा, नाम वाम पूछेंगे और उस समय स्वतंत्र रूप से, क्या इसमें बोलेंगे भैया, उस समय स्वतंत्र रूप से उसके माइंड में जो कुछ भी आता है, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के हिसाब से, जो परिस्थिति होगी उस समय की, उसके हिसाब से जो भी प्रश्न उसके दिमाग में आएगा वो उससे पूछ लेगा। जैसे आपने IAS का इंटरव्यू देखा होगा, सबने देख रखा ना, इन लोगों के दिमाग में पहले से फिक्स थोड़ी ना होता है कि हम क्या पूछेंगे भाई। इंटरव्यू जो होता है IAS का, इन लोगों के दिमाग में पहले से फिक्स नहीं होता है कि मैं क्या पूछूंगा, इनके दिमाग में पहले से फिक्स नहीं होता है कि मैं क्या पूछूंगा, क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो किस साइड से है। तुम पता साइंस साइड का क्वेश्चन सोच के बैठे हो, सामने वाला आया पूछा क्या करते हो कि गृह विज्ञान लिए, हाँ तुम उससे क्या पूछोगे, हैं, तुम्हारी तो मेहनत बर्बाद हो गई, तुमने तो 2 पन्ने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख के रखा है, अब वो क्या करेगा, वो बैठ के गृह विज्ञान बताएगा तुमको, तो तुम्हें उस हिसाब से चीज़ों को इसमें ऐसे पहले से जो है अरेंज नहीं कर सकते हो। तो आप याद रखो कि भैया साक्षात्कार 2 तरीके का है, एक में हम पहले से चीज़ों को लिख के रखेंगे और एक में हम उसके सामने आके परिस्थिति के अनुसार प्रश्न जो है वो पूछते हैं। अब इनको एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन में आपको मैंने याद करवा दिया है फिलहाल। अब देखो भैया यहाँ पे प्री प्लान्ड होता है, पहले से निर्धारित करके रखना। संचरित साक्षात्कार या मानकीकृत में बोलते हैं कि इसमें उद्देश्य से अनुसार प्रश्नों का चयन पहले ही कर लिया जाता है। प्रश्नों का क्रम उत्तरदाता के प्रश्नों के अनुसार बदल सकता है, बस क्रम बदल देगा कि पहले नाम तुम्हारा पूछ लिया, फिर मम्मी का पूछना था लेकिन पहले पापा का पूछ लिया, अब मम्मी का पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे करेंगे, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि किसी तरीके का क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता है असंरचित कौन सा होता है, तो असंरचित का मतलब या अमानकीकृत का मतलब होता है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा परिस्थिति के अनुसार, जो कि मैंने आपको बताया, परिस्थिति के अनुसार प्रश्न निर्माण का चयन किया जाता है, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई प्री प्लान नहीं होता है कि मुझे क्या पूछना है। ये ना इंटरव्यूअर को पता है कि मैं क्या पूछूंगा और ना ही सामने बैठे इंसान को पता है कि ये मुझसे क्या पूछेगा। सामने वाले को तो वैसे दोनों में नहीं पता होता है, ठीक है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। चलो अगले नंबर पे हम बात करते हैं निरीक्षण की। अगर आपने ध्यान दिया तो हमने मौखिक पढ़ा, लिखित पढ़ा, साक्षात्कार पढ़ा, अब निरीक्षण पे आ गए हैं। तो ये सारे देखे जाए तो इंटरव्यू के जो है ये अगर देखे जाए तो क्या मैं बता रहा हूँ, तो आपके मूल्यांकन के प्रकार में आएंगे, ठीक है सारे।
मूल्यांकन के अंतर्गत ही तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने तरीके से मूल्यांकन, विविध अन्य प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। और वैसे आपको वो प्रकार पता है आपको, जो मैंने 3 स्टार्टिंग में बता दिए। ठीक है, आगे आए। चलो निरीक्षण में बताओ भैया क्या होता है। निरीक्षण में अगर देखो तो डेफिनेशन दी है एक सिम्पसन ने। किसने दी है? सिम्पसन ने। सिम्पसन ने बोला है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति है जिसमें मनुष्य अपने चारों ओर संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जब हम निरीक्षण करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सी बात, हमारे चारों ओर क्या रहा है, इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियों संबंधी निरीक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियों का सीखना है वही हम निरीक्षण बोलेंगे, चारों ओर से सीखना। और ये बात किसने कही? सिम्पसन ने कही। किसने कही? सिम्पसन ने। याद रखेंगे। अब पूछा जाए अगर अवलोकन क्या होता है, बताओगे भैया आराम से बता देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल हवा में बता देंगे ये तो। कि अगर किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना है, क्या करना है? किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना है तो सर्वेक्षण की सहायता से करना का उद्देश्य स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों की सुगमता का अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर कहीं हमको जाना है, हमको मान लो ताजमहल के बारे में जानना है, तो ताजमहल जाके उसका अवलोकन कर लेंगे, खुद ही देख लेंगे कि यार ये गुंबद है, यहाँ पे इतने गुंबद हैं, यहाँ से रास्ता है, ये पानी यहाँ पे भरा है। तो जा करके ही अवलोकन करना, उस जगह के बारे में स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों की सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है अवलोकन के माध्यम से। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो जाके पता किससे करेंगे? अवलोकन से। ज्ञानेंद्रियों द्वारा चारों तरफ की बातों को जानेंगे, किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। आमने सामने बैठ के अगर पहले से प्री प्लान कोई चीज़ें पूछने वाला फिक्स है इंटरव्यू के आगे साक्षात्कार, तो वो हो जाएगा संरचित। अगर उसको नहीं पता है कि मैं क्या पूछना है, परिस्थिति के हिसाब से प्रश्न बनाएगा, स्वतंत्र रूप से पूछेगा, तो हो जाएगा असंरचित। अगर वो हमसे वहाँ पर लिखित रूप से कुछ लिखवाएगा तो लिखित है, और मौखिक अगर ऐसे पूछता है वार्तालाप के द्वारा तो फिर वो मौखिक हो जाएगा। आई थिंक 5 की 5 चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई होंगी, कंफर्म तरीके से याद हो गई होंगी, हाँ या ना? अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है सीटेट के कैटेगरी के हैं, बाकी वैसे पूछे गए हैं। ठीक है, पूछा गया कि निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। ये बात चार्ल्स गेडे ने कही। किसने कही? चार्ल्स गेडे ने। खाना बनाते समय बीच बीच में टेस्ट करते रहना, नमक सही है या नहीं, या फिर कम तो नहीं है नमक, ये वाली बात किस में आएगी? संरचनात्मक मूल्यांकन में। जिसमें आपको याद होगा ना कि जो टीचर होता है वो बीच बीच में पूछता रहता है कि भैया बताओ, अच्छा अभी जो पढ़ाया, जस्ट एक लाइन बोली और फिर पूछ लिया कि अच्छा बताओ हमने भी क्या समझाया। तो ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, अगर टीचर आपसे कहता है कि चलो ताजमहल दिखाने ले गए, और वापस आकर वो पूछ रहा है कि बताओ क्या देखा, कैसा था, कैसा नहीं था, रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। ठीक है, योगात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचर हमने क्या करने गया भैया, ये हमें टीचर लेके गया, देखो यहाँ पे इसने हमको पूरा यहाँ पे दिखाया, देन ये हमको घर लेके आया भैया। पहले तो ये लेके गया, देन अब ये हमको घर भी लेके आया वापस। इसने हमें कोई चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा, तो ये तो वो योगात्मक भी हो सकता था कि पूरा सत्र खत्म होने के बाद आखिरी में टेस्ट। पर ये इतना लंबा समय का टेस्ट नहीं है, ये हम किसी जगह पे घूमने गए हैं। तो अवलोकन टाइप में आएगा ना, ये तो अवलोकन टाइप में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही, हाँ या ना? जल्दी से बोलो यार एक बार, कमेंट करके तुम बताओ उत्तर। हमने तुम्हें बता ही दिया, अब तुम क्या ही बताओगे कि योगात्मक क्यों नहीं है। सीटेट का एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ बन सकता है कि जब हम परीक्षण करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति में क्या सीखा है। ये थार्नडाइक के अनुसार डेफिनेशन है कि जब भी हम परीक्षण करते हैं तो हम ये परीक्षण हम लोग क्यों करते हैं, तुम बताओ। मापन से पहले हम क्या करते हैं? आपको बताया था ना मैंने, मापन से पहले हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। परीक्षण करते हैं, और मापन के लिए तो हम टेस्ट लेंगे, कंफर्म है ना? जल्दी से बोलो, मापन के लिए हम टेस्ट लेंगे ना भैया। तो जब हम परीक्षण करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की जो शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा मैं, इसे मापन जब इसका होगा फिर, तो क्या ये उसके लायक है भी कि नहीं, क्या इतना उसको पता भी है, क्या इसको दक्षता अधिगम इसका कंप्लीट है। दक्षता अधिगम क्या होता है? दक्षता अधिगम याद होगा ना, न्यूनतम अधिगम स्तर, उतना कि उतना तो उसको आना ही चाहिए, वो चीज़ भी हम चेक करते हैं। ठीक है ना। उत्तम परीक्षण के लिए चरण लिखिए। उत्तम परीक्षण के लिए कौन कौन से चरण होते हैं? वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, मानक होता है, विश्वसनीयता होती है, विभेदन शक्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भैया, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसके टाइप पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इसके टाइप पूछे जाते हैं कि उत्तम परीक्षण के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में
बताइए कौन कौन से चरण हैं जो उत्तम परीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं या उत्तर परीक्षण के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिंपल सा। तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं भी आपसे पूछ लेता है, याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताओ। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। तो अगर पूछता है कोई 2 विशेषताएं बताओ, आप लिखोगे भैया पहली वैधता, दूसरी वस्तुनिष्ठता। 3 बोलेगा तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। 4 बोलेगा तो विभेदन शक्ति जोड़ देंगे। 5 बोलेगा तो मानक जोड़ देंगे। जो बोलेगा मैं जोड़ता चलू जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई, जो उसने बोला मैंने वो लिख दिया। बात आई समझ में? जल्दी से एक बार बोलो क्या बात समझ में आई जितनी मैंने तुमको बताई? देख रहे हो क्या राइम बना दिया मैंने, जितना मैंने तुमको सिखाया उतना तुमको समझ में आया? हैं? जस्ट आगे बढ़ें, जस्ट थोड़ा सा। चलिए अब इसमें पहले नंबर पे हम बात करते हैं वैधता की। किसकी बात करते हैं? वैधता की। अब अगर हम यहाँ बात करें वैधता क्या होता है, तो वैधता होता है कि यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए वो उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे हमने एक ऐसा परीक्षण बनाया जिसमें हमें बच्चे के बारे में सिर्फ उसके भावात्मक विकास का पता चले, तो हम उसको ऐसा कोई इमोशनल सा बताएंगे, हम सिर्फ उसका भाव पकड़ेंगे, हमें उससे मतलब नहीं कि यार वो उसका मन साफ है, कैसा है, क्या है, बस ये देखो कि यार वो उसका भाव कैसे है, वो दुखी होता है सुन के कि खुश होता है। तो यानी ऐसा परीक्षण तैयार किया जाए जिसको हम जिस उद्देश्य से बनाएं कि इस परीक्षण के बाद यार हमें कुछ पता चले ना चले, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया कि यार इससे हमें बच्चा ये पता चल जाए कि बच्चा इतनी सी बात पे रो देता है कि नहीं। एग्जाम्पल है सिर्फ ये कि क्या ये इतनी सी बात पे रो देता है, तो मैं उसको वो टेस्ट लूँगा, अगर उसने उतनी सी बात पे रो दिया तो मेरा टेस्ट जो है वो पास हो गया, अगर नहीं रोया तो भी पास हो गया कि नहीं रोता है इतनी सी बात पर। तो बात समझ में आ गई, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाए उतने से, तो वो वैधता होती है। विश्वसनीयता मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि किसी परीक्षण को अगर किसी समूह के दोबारा करने पर भी उसके उतने ही अंक आते हैं जितने पहले आए थे, कोई अंतर ना हो, तो उसे विश्वसनीयता बोलते हैं। यानी जैसे जेई का एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था कि जेई का एग्ज़ाम ऐसा था यार कि उसके भाई नंबर जो थे वो 60-70% ही बच्चे ला पाते थे 100 में, 60-70% नंबर ही ला पाते थे 100 में, अब तो पूरे में पूरे ले आते हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम वो पहले साल भी इतने आए, दूसरे साल हुआ तब भी इतने आए, तीसरे साल हुआ तब भी इतने आए, चौथे साल हुआ, तो लगातार देख रहे हैं कि भाई यार इसमें तो मतलब इसकी विश्वसनीयता है, पेपर में क्वालिटी तो है कि नंबर देखो बच्चे पूरे में पूरे नहीं ला पा रहे हैं। तो इस तरीके के जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? बोलोगे भैया विश्वसनीयता के अंतर्गत आ जाता है। एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? वस्तुनिष्ठता में भैया आपको पता है कि इसमें उत्तर एक ही होता है। ऐसा मूल्यांकन जिसके प्रत्येक स्थिति में एक का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। जैसे ऑप्शनल है 4 दिए जाते हैं उत्तर, भाई उसमें एक ही होता है, 3 ये होते हैं गलत। तो ऐसा आपको याद रखना है कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल टाइप का ऐसा मूल्यांकन जिसमें प्रत्येक स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, महात्मा गांधी के पिता का नाम। अब तुम इसके 10 ऑप्शन बना लो, लेकिन आंसर एक ही होगा, आंसर उसका एक ही होगा। बताओ जल्दी क्या था? करमचंद गांधी था क्या भैया? जल्दी से बताओ। तो आंसर बदल नहीं सकता है उसका, ठीक है। करमचंद्र शुक्ला नहीं हो सकता, तिवारी नहीं हो सकता, ठीक है, जो है गौतम नहीं हो सकता, कमल नहीं हो सकता, गांधी है तो गांधी ही रहेगा। विभेदन शक्ति की बात करें तो ऐसा परीक्षण जो यह सिद्ध कर सके कि प्रत्येक बालक की उपलब्धि, योग्यता व गुण कौशल क्या है, उसमें विभेद कर सके, उसे हम बोलते हैं विभेदन परीक्षण। यानी एक ऐसा हम परीक्षण बनाएं, एक ऐसा परीक्षण बनाएं जिसमें 10 लोग एग्ज़ाम दें, 10 लोग पेपर देते हैं, तो हम इन 10 के 10 का बता दें यार, 10 के 10 का ये बता दें कि यार पहले बालक में इतनी क्षमता है, दूसरे बालक में इतनी क्षमता है, तीसरे बालक में इतनी क्षमता है। नंबर के हिसाब से बता देंगे यार, आराम से बता देंगे भाई कि पहले बालक के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इतने नंबर ला सकता है, यानी उसके अंदर पावर इतनी है कि वो इतना इतना बढ़ सकता है आगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो मूल्यांकन है उसे विभेदन शक्ति उसकी बोली जाती है, ठीक है। आगे देखो मानक की बात करें तो मानक जो होता है वो पैमाना, कसौटी या मापन का मापदंड का आधार माना जाता है और मानकों का प्रयोग समूह या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
उनकी योग्यताओं की तुलना करने में किया जाता है और साथ ही साथ जिनमें उनके साथ पक्षपात की भावना ना रहे, इसके लिए हम मानक का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल सा है, मानक पैमाना होता है, मापदंड का आधार होता है, उसे हम लोग मानक बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय हमें क्या याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा भैया कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण है उसमें हमें किस बातों का याद रखना चाहिए। तो पहला तो है कि प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार परीक्षण से पूर्व भी हम प्रश्नों को एक सुनिश्चित स्थान प्रदान करते हैं कि ये प्रश्न समुचित स्थान पे यहाँ पे हमें पूछना है, एवं प्रश्नों का विशेष चयन क्रिया द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं कि तुमने सोचा यार कक्षा 5 का पेपर बना रहे हो, यहाँ पे तुमने एक 10th का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा तो है नहीं। इसको एक सुनिश्चित रूप से एक समुचित क्रम के हिसाब से रखा जाएगा और इस प्रश्नों के संग्रह द्वारा ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। लेकिन प्रश्न पत्र तैयार करने से पहले भैया एक बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना कि जैसे आपने वो सुना है कि हम लोग किसी चीज़ को बनाने से पहले एक रफ पेज में उसका वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहले एक बार रफ में बना लो यार, पहली बार में इसमें मत बनाओ, हो सकता है गलत हो जाए। तो इसी प्रकार से एक ब्लूप्रिंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लूप्रिंट में हम पहले पेपर का आधार एक तैयार कर लेते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, फेयर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूछा बहुत जाता है इसलिए मैंने अभी बता दिया। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख सोपान कौन से होते हैं? 4 सोपान होते हैं। पहले तो योजना बनाते हैं प्रश्नों के लिए, फिर प्रश्नों की रचना करते हैं, फिर प्रश्नों का चयन करते हैं और फिर परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं। इतनी सी बात है। पहले योजना बनाएंगे, क्या टेस्ट होता है, अब इस दिन टेस्ट लेते हैं, फिर एक दिन ये होगा कि यार सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन कौन कौन सी क्वेश्चन अपने बना लेते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया, और फिर प्रश्नों का चयन करेंगे कि यार जितने सारे बनाए लेकिन इनमें से ये वाले देते हैं, ये वाला नहीं देते हैं तो सिंपल है, ये वाला देते हैं, इसको छोड़ दो, ये वाला सिंपल है, फिर मैं ये वाला यार दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला रहने दो। तो इस तरीके से चयन कर लेंगे। पहले तो बनाए, पहले योजना बनाई कि टेस्ट लेना है, फिर क्वेश्चन बनाए, फिर प्रश्नों का चयन किया और फिर जब टेस्ट हो गया तब हमने मूल्यांकन कर दिया आखिरी में। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब देखो ये आ गया ब्लूप्रिंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें अंकों का विभाजन, प्रश्नों की रचना, प्रश्न पत्र का निर्माण के आधारशिला और प्रश्नों का प्रकार, पाठ्यक्रम सामग्री आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें अंकों का विभाजन करते हैं कि यार इतने अंक का एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि रफ पेज है, कुछ भी लिख दो तुम इसमें। प्रश्नों की रचना करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे, फिर आधारशिला मतलब कि ये क्वेश्चन देंगे और प्रश्नों का प्रकार, पाठ्य सामग्री लिखेंगे, साथ ही साथ उसको विवरण से प्रस्तुत भी करेंगे। अब यह प्रश्न पत्र के निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है। यह अधिगम उद्देश्य का मूल्यांकन से जुड़ता है, अधिगम उद्देश्य को मूल्यांकन से जोड़ता है। इस लाइन को बस याद कर लो। तो एक तरीके से जो रफ आधारशिला तैयार करना होता है वो हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पेपर पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसको फाइनल करेंगे। अब आ जाओ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्रियात्मक संशोधन अनुसंधान, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें यार, ठीक है। मैं काफ़ी स्पीड से लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। अब टाइम लग रहा है क्योंकि सिलेबस जो है पूरी की पूरी ख़त्म करना सिंपल नहीं होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह अनुसंधान विद्यालय के कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याएं जो होती हैं उनके निदान के प्रयास में किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य संवैधानिक ज्ञान आधार की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। अगर आपसे कोई बोले कि भैया क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जो व्यवहारिक समस्या होती है, व्यवहारिक समस्या का वैज्ञानिक रूप से समाधान करना, वैज्ञानिक रूप से समाधान करना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलोगे भैया इसी को हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। मतलब भैया क्या हुआ कि समस्या कुछ ऐसी थी जो हम लोग व्यवहारिक रूप से सॉल्व कर सकते थे एक दूसरे से बात करके, लेकिन हमने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके चरण अपनाएंगे। पहले हम समस्या का चयन करेंगे, ठीक है, फिर हम समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर हम उसका सीमांकन करेंगे, ये सब चरण है इसके। फिर हम संभावित कारणों का पता लगाएंगे, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे, फिर हम उसका परिकल्पना निर्माण करेंगे, फिर हम उपकरणों का प्रयोग करेंगे, फिर हम विश्लेषण करेंगे, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो यानी एक जो छोटी सी समस्या थी, जो व्यवहारिक रूप की समस्या थी, उसको वैज्ञानिक रूप में हमने बदल दिया। यही बात क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। बात समझ में तुम्हारे आ गई होगी ये बात, जितनी मैंने अभी तक बताने की कोशिश की है। इसके प्रवर्तक अगर पूछे जाते हैं तो स्टीफन एम कोरे नाम है उनका। क्या नाम है भैया?
इसके प्रवर्तक का नाम है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे। जैसे यार मैं स्टीफन पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में स्टीफन रॉबर्ट वो आ जाता है, रेबल मूवी वाला मेरे दिमाग में भाई वही चलने लगता है। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षक सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार के सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। तो एक शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण में सुधार के लिए, एक जो अनुशासक प्रशासक होता है वो अपने स्कूल के प्रशासकीय व्यवहार को बढ़िया करने के लिए, और एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने ज्ञान वृद्धि के लिए भी क्रियात्मक शोधन का प्रयोग कर सकता है, अनुसंधान का प्रयोग कर सकता है। आई थिंक तुम्हें ये बात बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी व्यवहारिक ज्ञान को अगर हम वैज्ञानिक ज्ञान में बदलेंगे तो फिर ये बातें कहाँ से आ जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनके चांस हैं आने के, तो मैंने लिख दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व के बारे में अच्छा आपसे पूछा जाए कि भैया अच्छा बताओ इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, कोई है इसका महत्व? बोलोगे बिल्कुल है भैया। इसकी मदद से हम स्थानीय और तत्कालिक समस्या का तुरंत समाधान कर सकते हैं। शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेगा। कम समय में अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है, कम समय में। ठीक है, साथ ही साथ शैक्षिक क्षेत्र का जो प्रत्येक शिक्षक है वो अपनी समस्या का सही समाधान खोज सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी ने बता दिया उसने मान लिया कि चलो हो जाएगा ये। अब क्रियात्मक जो शोध है उसके सोपान और चरण इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्या आप नाम ही नाम याद कर लीजिएगा, अंदर का तो आप सबको लिख लोगे, अंदर का तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। सबसे पहले कोई समस्या है आपके पास, अब सुनो, इसको याद करने के एक कहानी की तरह याद करो। आपसे बोला गया है कि एक समस्या है आपके पास और इसको आपको क्या करना है, इसका शोधन करना है, इसका अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान से इसका समाधान फाइंड करना है। तो आप बोलोगे भैया इसके जो चरण है उसमें से हम लोग पहले चरण पे बात करेंगे। कोई पूछेगा बताओ अच्छा इसके चरण हैं कितने, आप बोलोगे इसके भैया कुल 8 चरण है। कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। कितने चरण हैं मेरे भाई? इनके 8 चरण होते हैं, जिसमें से अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके चरण नंबर 1 की। चरण नंबर 1 इसका होता है कि समस्या का चयन करना। तो जो तुम्हें समस्या है, सबसे पहले किसी भी अनुसंधान का प्रथम चरण जो होता है वह समस्या ही होती है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी तब तक तुम सॉल्व क्या करोगे। जिसका अनुसंधान किया जाता है और समस्या के अभाव में अनुसंधान की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि अगर तुम सोचो भैया मेरे पास कोई समस्या नहीं है, अब बिना समस्या के तुम क्या करोगे, फिर अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान किस में करोगे? बैठ जाओगे क्या उस पर? नहीं बैठ पाओगे ना। चलो बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर होता है समस्या को परिभाषित करना। यहाँ तो तुमने समस्या को खोजा है, लेकिन अब समस्या के बारे में बताओगे। तो जो समस्या है उसे स्पष्ट करना अपने आप में एक विशेष बात होती है। जैसे वर्तनी संबंधी समस्या है किसी को, तो बोलोगे महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण बोलता है वो, या फिर शारीरिक को शारीरिक बोलता है। तो हमें समस्या भी तो पता होनी चाहिए भैया, परिभाषित की क्या दिक्कत है ये पता चले हमें। फिर हमें पता चला कि वो महत्व को महत्व बोल देता है, संसारिक को संसारिक बोल देता है, यानी उसको किसका ज्ञान कम है। अब हमने क्या किया उसका, अब हमने उसका किया है समस्या सीमांकन। यानी इसके अंतर्गत समस्या के उन क्षेत्र को बताया जाता है जहां हम कार्य करते हैं। जैसे वर्तनी संबंधी समस्या सभी कक्षाओं के छात्र को कर सकते हैं, ठीक है, सभी कक्षाओं के छात्र में कर सकते हैं, पर हम सभी को नहीं ले सकते हैं। हमारी एक सीमा होगी ना भाई, हमें जैसे कक्षा 3 में करवानी है तो कक्षा 3 ही करवाएंगे। वैसा थोड़ी कि 12th में चले गए, चलो तुम भी महत्वपूर्ण बोल के दिखाओ, 11 में पहुंच गए, चलो तुम भी महत्वपूर्ण बोल के दिखाओ, 10 में पहुंच गए, चलो तुम भी महत्वपूर्ण बोल के दिखाओ। तो यार ऐसा थोड़ी ना करेंगे, इनको थोड़ी ना हम वर्णमाला सिखाते घूमेंगे। तो इसकी एक सीमा होती है। यह समस्या हर किसी छात्र को हो सकती है, सभी कक्षाओं में हो सकती है, पर हमें सभी कक्षाओं में नहीं जाता है। इसके लिए एक सीमित कक्षाएँ ही हमें लेनी पड़ेंगी, सीमित कक्षाएँ हमें भैया क्या करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। इतनी बात समझ में आई। अब समस्या के संभावित कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा हो रहा तो हो क्यों रहा है। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि का मूल कारण का पता लगाया जाता है। जैसे उच्चारण सही स्थान से नहीं कर रहे हैं हम, तभी तो ऐसा हो रहा है कि महत्व बोलना है पर महत्व बोल रहे हैं। एक बार करके देखो, महत्व करने में कहाँ जीभ लड़ रही है और त करने में कहाँ जीभ लड़ रही है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। तो इसका ये हो सकता है कि उच्चारण स्थान सही नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भैया हम इसका कारण का पता लगा लेंगे। जब कारण का पता चल जाएगा तो हम उसमें क्रिया करेंगे, क्रियात्मक परिकल्पना करेंगे। यानी इस सोपान में हम उन कारणों पर विचार करेंगे कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, फिर हम उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। उस समस्या को मिटाया कैसे जा सकता है इस बात पर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे। फिर भैया क्या करेंगे, फिर अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास करेंगे कि किस उपकरण की सहायता से ये सुधार किया जा सकता है, मतलब कौन सी विधि के द्वारा हम इसे सही कर सकते हैं।
तो इसमें प्रयत्नों पर विचार करेंगे कि उसके द्वारा आप अपने आप को क्या करें, उस प्रयत्न के द्वारा मूल्यांकन करेंगे कि आपके प्रयत्नों में क्या सुधार हुआ, बच्चे में क्या सुधार हुआ है, आपको ये पता करना है। कैसे, कब पता करोगे, जब हमने सबसे पहले, भैया बताओ, अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो आपको कितना याद है। सबसे पहले मैंने समस्या का चयन किया, फिर समस्या को परिभाषित किया, फिर हमने उसका सीमांकन किया कि हर कक्षा में थोड़ी जाके पूछेंगे कि भैया कक्षा 11 में क्या महत्वपूर्ण बोल के दिखाओ भाई जरा, ऐसा तो नहीं करेंगे। फिर समस्या का संभावित कारणों का पता लगाया, जब हमें कारण का पता चल गया तो फिर मैंने किया है क्रियात्मक परिकल्पना कि यार ये कैसे सही हो सकता है। फिर अभिकल्प निर्माण उपकरण का विकास हमने किया। देन हमने क्या किया कि बच्चे पे एक उपकरण का विकास के बाद किया, उसको पूछा कि यार तुम अब एक बार बोल के दिखाओ, देखो कैसा बोल रहे हो, जो तुम पे हमने काम किया उसका कुछ फ़र्क भी पड़ा कि नहीं। तो अब जब हम विश्लेषण करेंगे, ये हमको यही बताएगा कि समस्या का समाधान हेतु आपके प्रयास व प्रयत्न द्वारा प्राप्त आंकड़ों में यह विश्लेषण कीजिए कि बच्चों में जो सांख्यिकीय गणना के आधार पर क्या कुछ सुधार हुआ है। पहले वो महत्वपूर्ण के, मान लो महत्वपूर्ण को उसने महत्वपूर्ण लिखा, 5 नंबर का आपने लिखने को दिया कि अब महत्वपूर्ण लिख के दिखाओ, ऐसे लिख के दिखाओ, पर उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था, आपने कहा भैया चलो छोटी सी गलती है लेकिन अब 3 नंबर मिलेंगे 5 के। अब दोबारा आपने विश्लेषण किया कि जब आपने उसको सिखाया तो देखो क्या ये नंबर में सुधार हुआ, उसके 4 हुए, 5 में 5 हुए, या पता चले 3 के 2 बच्चे हैं, ठीक है, मात्र का वो ता बोल चुका है, ये पूरा गायब कर दिया उसने। तो आपको ये बातें भी समझ में रखनी चाहिए। विश्लेषण हमें यही करवाता है कि लास्ट में हम उस चीज़ को देखें कि यार हमने जो सिखाया उससे बच्चों को एक्चुअल में कोई परिवर्तन पड़ा भी है कि नहीं, या हम बस फर्जी की मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना। चलो भाई अगले नंबर पे आ जाते हैं। अब हम लास्ट में निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों को जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख कीजिए। यह निष्कर्ष आपके अनुसंधान का आंसर कहलाएगा, निष्कर्ष कहलाएगा, या यही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा कि एक्चुअल में हमने भैया जो मेहनत की थी उसमें हमें 5 में 5 नंबर मिल गए हैं। 5 में 5 नंबर भैया क्या हुआ, मिल गया। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टीफन एम कोरे। पूछा जाए कार्यक्षेत्र संबंधी समस्या जानने हेतु जो शोध किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा आपसे। समस्या हमारी, हल भी हमारा, ये वाक्य किसका है, ये हमारा क्रियात्मक शोध का ही वाक्य है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बनेगा अति लघु उत्तरी का, याद रखिएगा, अति लघु उत्तरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आपसे कोई बोलता है कि परिकल्पना होती है तो परिकल्पना किस में हम लोग करते हैं, समाधान से पूर्व की, समाधान से पूर्व की प्रक्रिया जो है उसे हम बोलते हैं परिकल्पना। पूर्व की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं। और 30 नंबर पे अब हम आ जाएंगे भैया, पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार क्या है, क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक नवाचार, और यही आपके सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है। नवाचार का मतलब होता है नया परिवर्तन, नया परिवर्तन। तो नवाचार द्वारा पूर्व स्थिति या विधि जो होती है उनमें, पदार्थों में आदि में हम जो नवीनता का संचार करते हैं उसी को हम नवाचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नवाचार। ई.एम. रोजर्स की अगर हम बात करते हैं तो नवाचार, इन्होंने बोला है ई.एम. रोजर्स ने कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। ठीक है, तो अगर किसी पहले की कोई विचार है, ठीक है, हमने कहा एक ऐसा विचार था जिसको अब एक व्यक्ति थोड़ा नए विचारों के रूप में उसको थोड़ा अपडेट करके बता रहा, तो हम बोलेंगे नवाचार हुआ है उसमें। पूछा जाए आपसे कि H.G. वॉर्नेट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नवाचार एक ऐसा विचार है जो व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है। कैसा है, नवीन है, और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। वर्तमान जो इसका स्वरूप है ये पहले वाले से थोड़ा भिन्न है, यानी नया होना चाहिए, सिंपल सी बात वही है। तो नवाचार अगर आपसे पूछते हैं तो इसकी विशेषता और महत्व स्वयं से आप लिख सकते हैं। पुरानी अपडेट चीज़ों को अपडेट करना, सिंपल सा, और कैसे कैसे अपडेट हुआ ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। कि जैसे पहले हम लोग जो श्याम पट्ट में पढ़ाते तो उसकी जगह अब किस में पढ़ाने लगे, बच्चे जो हैं वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ने लगे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग जो है स्वचालित चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, तब स्वचालित चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को आसानी से समझाया जा सकता है। तो यार ये तो लिख लोगे, बढ़िया बना के तुम तो लिख लोगे, तुम्हारे अंदर यही टैलेंट तो सबसे ज़्यादा है। लाइक ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं तो इससे फीस में बचत होने लगी, धन संचय होने लगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों के सेंस में लिख सकते हो। प्रश्न पूछने की विधियाँ पता इससे चल जाती हैं। लाइब्रेरी वगैरह जब और में गया तो डिजिटल ऑडियो बुक हो गई हैं। ठीक है, लाइब्रेरी हो गई, डिजिटल ऑडियो बुक हो गई, और अब तो इस समय AI भी है, चैट GPT है। यार ये मत सोचो कि ये नहीं लिख सकते हो,
यही तो अपने दिमाग से हटाओ कि तुम्हें वही सिलेबस का रट्टू तोता बनना है। तुम अपना दिमाग खोलो भाई, तुम अपने मन से नई चीज़ें अपडेट करके लिखो। मैं देखूँ कैसे भाई एक एक नंबर मिलेगा, कुछ नहीं कटता है, ठीक है। बढ़िया नंबर मिलते हैं। इसी के साथ में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोगों ने आई थिंक बढ़िया तरीके से दी एंड कर दिया है। तो आपका फर्स्ट पेपर जिस तरीके से मैंने करवाया है, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से आपको सेकंड पेपर, इसी प्रकार से आपका मैथ का तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब कल या परसों से भैया स्टार्ट हो जाएगा मैथ। तो याद रखिएगा मैथ का हम लोग भैया एक पेपर, एक दिन में 2 पेपर करेंगे, एक सुबह एक शाम। तो अगर हम लोग 2018 से लेकर के 2024 तक के पेपर करेंगे तो 24 - 18 6 + 1 7 पेपर हम लोग करेंगे। कितने करेंगे? 7 पेपर हम लोग निपटा देंगे भैया बढ़िया तरीके से, ठीक है। 7 पेपर हम लोग सुबह शाम करेंगे, 2-3 दिन में कर देंगे। एक दिन 3 कर लेंगे और बाकी 2 दिन 2-2 कर लेंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में मैं मैराथन वगैरह करके डाल दूँगा प्लेलिस्ट। तो जब मैराथन नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 3rd सेमेस्टर के लिए, तो उसमें सारी मैराथन आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी तो हमारी साइंस की एक क्लास मैंने करवाई जिसमें मैंने आपको 2016 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाए हैं, ठीक है। जिसमें मैंने उसमें आपको MCQ और प्लस साथ में जो अति लघु उत्तरी हैं वो सारी करवा दी हैं और बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं, क्योंकि वो सिर्फ वाला काम नहीं कि बस टिक कर दिया, उसके बारे में समझाया है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो इसी के साथ में मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।